सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यूं तो आज का सेशन हमारे कर्मसारथी 2022 के फाइनलिस्ट के लिए है, पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के मंशानुसार हमारे सभी सदस्यों के लिए इसे आज रखा गया है ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। क्योंकि इतने अच्छे स्पीकर आज हमारे बीच में हैं, तो उनका लाभ आप सभी को मिल सके, अतः इस कार्यक्रम को सभी के लिए रखा गया है। पब्लिक स्पीकिंग वह कला है जो हमारे सभी के लिए उपयोगी है। इसी पर आधारित यह कार्यशाला आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत है। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है, मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती मंजू जी बांगड़ को शुभकामना संदेश हेतु। साथ ही वे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी के मन की बात भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आज वे किसी कारणवश हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। धन्यवाद नम्रता जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने कार्यक्रम का आगाज किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और संख्या भी बहुत सुंदर है। 129 नहीं, अब मुझे लगता है 150 के आसपास पहुंच रही है। और मेरे ख्याल से सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है किसी भी कार्यक्रम में सर्वाधिक उपस्थिति, और इस उद्देश्य से हम शायद पूर्णतः सफल हो रहे हैं, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से अभी और भी बहुत सी बहनें जुड़ेंगी, निश्चय ही हमारे लिए एक ये बहुत ही गर्व का विषय है। शिव शब्द है, शिव अर्थ है, शिव शब्द है, शिव अर्थ है, शिव ही परमार्थ है, शिव शिव भाग्य, शिव ही पुरुषार्थ है। ऐसे भगवान उमा महेश के चरणों में शत शत नमन, माँ भारती का वंदन, और आप सभी विद्वत व विशिष्ट जनों का सादर जय श्री कृष्ण। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान, पर जो मात्र तलाशता है खामी, तो उसे खामी ही नजर आती है, परंतु जो तलाशने के साथ साथ तराशता भी है, उसे खूबी खूबी ही नजर आती है। आज अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन के तत्वाधान में व्यक्तित्व विकास एवं राष्ट्रीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति द्वारा आयोजित आज का यह कार्यक्रम मानो इसी सुंदर भावना का प्रत्यक्षीकरण है, जिसके जूम प्रांगण में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी यद्यपि नहीं आई हैं, पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं थोड़ी देर बाद जरूर जुड़ूंगी। सभी सम्मान्य हमारे केंद्रीय व राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, अति सम्मान्य हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनें, संरक्षक मंडल, सभी विशिष्ट बहनें, आयोजककर्ता समिति प्रमुख मंगल जी मर्दा, समिति प्रभारी नम्रता जी बियानी, सभी आंचलिक सह प्रभारी उर्वशी जी साबू, वर्षा जी डागा, मधु जी राठी, मनीषा जी मुंद्रा, शोभा जी भूतड़ा और नेपाल चैप्टर सहित सभी 26 प्रदेशों की 27 प्रदेशों की विशिष्ट बहनें, आप सभी को मेरा राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में बहुत बहुत अभिवादन। विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के प्रमुख वक्ता, हमारे विशेषज्ञ जेसीआई के नेशनल ट्रेनर सीए राजेश जी चांडक का, जिनके विषय में अभी हमने बहुत कुछ नम्रता जी से भी सुना है, जो व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व क्षमता पर 1000 से अधिक कार्यशालाएं कर चुके हैं। मैं उनका अभिनंदन कुछ इन शब्दों के साथ करना चाहूंगी कि दिल ही नहीं व्यक्तित्व भी जिनका खूबसूरत हो, ऐसे इंसान ईश्वर ने कम ही बनाए हैं। दिल ही नहीं व्यक्तित्व भी जिनका खूबसूरत हो, ऐसे इंसान ईश्वर ने कम ही बनाए हैं। पर हम सभी तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिनके चर्चे हैं खूब, ऐसे राजेश जी आज हमारी महफिल में आए हैं, आए हैं। निश्चय ही हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि आज एक ऐसे वक्ता के द्वारा हमें बहुत सुंदर भाषण कला पर, जो एक वास्तव में खूबसूरत कला है, एक किसी खूबसूरत विधा, मैं समझती हूँ कला यानी आर्ट, और एक व्यापक शब्द है यह कला। यह वह कौशल की क्रिया है जो मन के अंतःकरण से निकलती है। कला के कई रूप हैं
और उसी में एक रूप है भाषण कला, जो नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। और आज इसी भाषण कला पे आप हमें बहुत अच्छे से बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी इस खूबी को अपने में वास्तव में समाहित करके एक अच्छे नेतृत्व समाज को प्रदान कर सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों से परिपक्व बनाया है। विस्तार हुआ नारी शक्ति का संगठन की कार्यशैली को बखूबी समझाया है। हमारे व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति द्वारा यह जो कार्यक्रम है कर्म सारथी 2022 मानो इसी भावना से सजाया हुआ है। और यह प्रतियोगिता जिसके 3 वर्चुअल राउंड सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं, परंतु हमारे अब जो 2 फाइनल राउंड है यानी हमारे जो 2 फाइनल राउंड है वह अब कोटा के शंखनाद 2022 के अधिवेशन मंच पर संपन्न होंगे। और अब हम शायद सभी उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं और उन्हीं तैयारियों में यह एक बहुत ही खूबसूरत चरण है यानी ग्रूमिंग सेशन। और सबसे अच्छी बात इसमें हमारे जो प्रतियोगी आज उपस्थित हुए हैं, जो कोटा में प्रतिनिधित्व करेंगे प्रतियोगी के रूप में, उनको तो मेरी बधाइयां है ही, शुभकामनाएं हैं ही, परंतु जो आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं संख्या 200 के आसपास पहुंचती जा रही है। मुझे बहुत खुशी है। इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला को आयोजन किया गया था और हमारी सभी बहनें इससे ज्यादा लाभान्वित हों, इसको देखते हुए आज का यह कार्यक्रम, नम्रता जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को, आज उपस्थित सभी बहनों को, व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति को, उसके प्रत्येक कार्यकर्ता को, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित उस प्रत्येक बहन को जो आज इसमें अपनी सहभागिता निभा रही है। निश्चय ही यह कार्यक्रम हम सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर आयाम स्थापित करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर जय उमा महेश। धन्यवाद मंजू दीदी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने आज के कार्यक्रम हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी उत्तरांचल सह प्रभारी उर्वशी जी साबू को, जो कि हमें इस सदन को परिचित करवाएंगी हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री राजेश जी चांडक से। उर्वशी जी। सभा में उपस्थित सभी अग्रजों को मेरा सादर प्रणाम और सभी बहनों को बहुत सारा नमस्कार व प्यार। आज हमारे माननीय प्रमुख वक्ता सीए श्री राजेश जी चांडक का परिचय कराते हुए मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और साथ ही महोदय, एक छोटी सी प्रसन्नता इस बात की भी है कि आज ही मुझे ज्ञात हुआ कि आप हमारी बहुत ही प्यारी मंजूश्री चांडक आंटी के कुटुंबी भी हैं, बहुत ही नजदीक के परिवार के सदस्य भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके परिचय के लिए हालांकि मुझे पढ़ते समय ये लगा कि इस परिचय को मैं संक्षिप्त में किस तरह से बताऊं, किंतु फिर भी मैंने कुछ कोशिश की है। सीए तथा मैनेजमेंट स्किल्स ट्रेनर श्री राजेश जी चांडक ने नागपुर से बीकॉम तथा सीए की डिग्री प्राप्त की। आईसीएआई तथा जेसीआई के अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य में आपने डिप्लोमा हासिल किया है। ढाका बांग्लादेश से आपने LEAD ट्रेनिंग कोर्स भी किया है। जूनियर चेंबर्स इंटरनेशनल यानी कि JCI के साथ आपका बहुत ही लंबा, सफल व गौरवशाली संबंध रहा है। 1989 में आप JCs के साथ जुड़े। 1995 में आप चैप्टर प्रेसिडेंट बने। 1999 में जोन प्रेसिडेंट, 2000 में इंडियन JCs के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, 2003 में नेशनल ट्रेजरर तथा 2004 में JCI इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए। आप जैसे ओजस्वी हस्ती को निश्चित रूप से
अनेकानेक पुरस्कारों व अवार्ड से सम्मानित जरूर किया गया होगा और इसी लंबी फहरिस्त में से कुछ अवार्ड्स मैं सदन को आज बताना चाहूंगी। डॉक्टर पचलौर फाउंडेशन की मेस्ट्रो यूनिवर्सिटी से आपको 2012 में प्राइड ऑफ प्लैनेट अवार्ड से नवाजा गया। जेसी प्रेसिडेंट के अपने कार्यकाल में जापान में हुई वर्ल्ड कांग्रेस में आपको 100% एफिशिएंसी सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। आपने संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। आपने स्वयं स्वामी रामदेव जी से योग शिक्षा व दीक्षा प्राप्त की तथा आज आप पतंजलि योग पीठ के द्वारा मान्यता प्राप्त योग शिक्षक भी हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने आपसे व्यक्तिगत मुलाकात की व आपको जेसीज में किए हुए आपके अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान के लिए बहुत सराहा। आप सर्टिफाइड राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं तथा जैसा कि बताया जा चुका है, आपने 1000 से भी अधिक व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व गुण, प्रबंधन तथा सॉफ्ट स्किल्स की कार्यशालाएं ली हैं। आप यात्रा प्रेमी भी हैं तथा 4 महाद्वीपों के कम से कम 25 से अधिक देशों का आप भ्रमण कर चुके हैं। आपने अपने वृहत कार्यकाल में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा, अमरावती जिला तथा अमरावती की सीए ब्रांच में अनेक पदों का कार्यभार संभालते हुए अपना विशेष योगदान दिया है। वस्तुतः महोदय, आप सिर्फ योगी ही नहीं, कर्म योगी भी है। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। उर्वशी जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे जानकर कि आप मंजूश्री जी चांडक के ही परिचित हैं और उनकी परिवार से संबंध रखते हैं। मैं बताना चाहूंगी, मंजूश्री चांडक मेरी बुआ सासी हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर परिचय आपने दिया उर्वशी जी। थैंक यू। धन्यवाद उर्वशी जी। और अब हम बिना विलंब किए आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज के मुख्य वक्ता सीए राजेश जी चांडक को। आप आए और सदन को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। जरूर जरूर। सबसे पहले बहुत सारी बधाइयाँ। इतना सुंदर हमारा जो आज का ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। और मंजू जी की बात सुन के भी मुझे ध्यान में आया, और कल मुझे मंगल जी ने भी जो अंदाज दिया था कि कितने लोग उपस्थित रहेंगे, उससे ये संख्या ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। तो जो आपकी मेहनत है और जो आपकी तैयारी है, उससे ज्यादा जो लोग आए हैं उनके लिए, उनकी जो दिल में बात है कि हाँ हमें भी कुछ नया सीखना है, ये बहुत खुशी की बात है। तो आज के प्रोग्राम में आशा जी भी जुड़ने वाली है, ये भी सुन के अच्छा लगा। माननीय महामंत्री जी मंजू जी बांगड़ साहब, आपने जो लीडरशिप प्रदान की है संस्था को, बहुत ही देखने लायक है। मैं आपसे मिला भी हूँ, अधिवेशन में हम लोग मिले भी हैं। तो जो महिला संगठन जितना नेतृत्व गुण दिखा रहा है, वो सच में हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, घर में थोड़ी बात अलग होती है। घर में जब मैं श्रीमती से बात करता हूँ तो बोलता हूँ देख, लीडरशिप मैं कर लूंगा, तू थोड़ी फॉलो कर। लेकिन यहाँ मैं समाज में देख रहा हूँ कि जितना मातृशक्ति महिला वर्ग जितना तेजी से सामने आ रहा है, और जितना स्मार्टली, जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और जितना जोश के साथ कि दुनिया को प्रूव करके दिखाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दिखाएंगे, ये जो जोश है, ये इससे हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है कि समाज में उम्मीदें बाकी हैं और समाज के अच्छे दिन अच्छे ही रहने वाले हैं। कभी कभी नजर आता है कि सामने शायद कमजोरी आएगी, लेकिन जब जब आपसे ऐसी शक्ति मिलती है तो तब तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को बधाइयाँ। आपकी कार्यकर्ता विकास और प्रशिक्षण समिति की जो प्रभारी है नम्रता जी, बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व की मालिक हैं, बहुत ही साफ सुथरा उनका कम्युनिकेशन है, शॉर्ट एंड स्वीट। थोड़े से में अपनी मुख्य बात को रख देती है और वह बात समझने वाले के लिए भी बहुत आसान होती है। और इसलिए
शायद एक ही फोन में हमने समय, विषय और दिन सब कुछ निश्चित कर लिया। ये आसान नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है ऐसा, लेकिन अब की बार हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी महिला वर्ग से, महिला संगठन से इस विषय को लेकर जुड़ना चाह रहा था। मैंने युवा संगठन के साथ भी काम किया, महासभा के साथ मैं लगातार कर रहा हूँ। मैं भी राष्ट्रीय प्रभारी हूँ कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति का, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। तो ये मौका यहाँ मिला, इस बात से भी मुझे बहुत खुशी हुई। परिचय उर्वशी जी ने जो दिया, थोड़ी देर से मैं भी सोचा मेरा ही है क्या करके। तो देखिए, बात वही है, लिख कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से रखी गई है वो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा तरीका है। मंजू भाभी हमारी बहुत प्रिय है, मंजूश्री चांडक, दिल्ली रहवासी हमारी भाभी है, और हमारे परिवार में महत्वपूर्ण व्यक्ति है, प्रभावी व्यक्तिमत्व है उनका, और हम लोग उनसे हमेशा टच में रहते हैं। भाई साहब, भाभी जी दोनों भी बहुत ही ज्यादा प्यार रखने वाले ऐसे हमारे परिवार के साथी हैं। तो उनकी आपने याद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर एक बार आपको बधाइयाँ। ये बधाई किसको किसको दूं? ये 246 जो नंबर हो रहे हैं, किसको किसको बधाई दूं? आप सभी लोगों को, और सभी सह प्रभारी के भी नाम मंजू जी ने यहाँ पर लिए है, इसलिए फिर एक बार नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। और बधाई विषय चुनने के लिए, जो आज आपने विषय रखा ना, बस गजब का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा जरूरी, और बहुत ही काम का। और किसके काम का, किस उम्र में? तो हर एक के काम का, हर उम्र में काम का। और कहाँ काम का? घर में, अपने व्यवसाय में, या सामाजिक जीवन में, संगठन में, तो हर जगह, घर में भी और व्यवसाय में भी और सामाजिक जीवन में भी और संगठन में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप सब पदाधिकारी हैं, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेश के आप पदाधिकारी, अलग अलग पद आप लोगों ने वहां काम किया है, कर रहे हैं, आगे भी करने वाले हैं। मैं जब भी माहेश्वरी समाज से बात करता हूं तो मेरी आदत है, मैं मारवाड़ी में बात करता हूँ। मैंने अपनी भाषा घनी चोखे लागे, और मैं बहुत खुश होता हूँ बात करके, मेरा रक्त बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नम्रता जी और मंगल जी ने कहा कि पूरे देश के पदाधिकारी हैं, तो हिंदी में ज्यादा बेहतर रहेगा, सबको समझ में आने के लिए बेहतर रहेगा। तो निश्चित रूप से मैं आपसे हिंदी में बात करने की पूरी कोशिश आज करूंगा। जो 1 घंटे का टोटल प्रोग्राम है और सही समय से शुरू किया, उसके लिए फिर एक बार बताइए आपको, आसान नहीं है ये करना। हम लोग कितने सारे प्रोग्राम करते हैं, कितने जूम पे भी करते हैं, समय पे प्रोग्राम शुरू करना आसान नहीं है, लेकिन आप लोगों ने आज वो करके दिखाया। मुझे लगता है आप हमेशा ही करते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। आप जितना ज्यादा इसको आगे बढ़ाएं, उतना ही हम लोगों का इसमें और फायदा होगा। मैंने वीडियो शुरू रखने के लिए क्यों कहा, बार बार मैंने नम्रता जी को कहा, आप रिक्वेस्ट करना पहले से, बार बार बोल देना। उसकी वजह यह है, अगर आप किसी की नजरों में आना नहीं चाहते, तो आपके शब्दों को वो कान पे भी नहीं लेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी बात कोई सुने, तो पहले आप नजर आए, आप सामने आए, व्यक्तित्व, अपना अस्तित्व, उसका प्रभावित, वो उसके सामने आप वहां रखे, जिसकी वजह से कई बार शब्द कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कई बार आपकी भाव भंगिमा में वो बात होगी कि आपका मैसेज पहुंच जाएगा। तो जब आज का प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई बहुत तकलीफ ना हो तो वीडियो आप शुरू रखें, इसमें आपका संगठन का फायदा होने वाला है। वैसे भी जो आपने मॉडल बनाया है नम्रता जी पूरे प्रोग्राम का, बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय मॉडल है। आपने 1 2 3 4 5 पूरी स्टेप्स बनाई है, उसके अंदर सबको मौका दिया है कि आप हर प्रकार का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया, पूरे भारत के पदाधिकारियों को आपने उसमें इन्वॉल्व किया, और अब आप उनको और मौका देने वाले। आपका जो प्रोग्राम है शंखनाद 2022 महिला महाविदेशन, बड़ी मतलब एक बड़ा आयोजन की जो तैयारी कोटा में आपकी चल रही है, तो वहां के लिए भी आपने एक माहौल बना दिया।
आने के लिए सबको मोटिवेट कर दिया, आने का कोई उद्देश्य वहां पर बता दिया, तो लोग खुशी से इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ एक प्रोग्राम और एक अधिवेशन की नहीं है, ये कला है। मंजू जी ने कहा कि जो कला है, वक्तृत्व कला, ये तो जीवन भर की बात है। और मैं ना मंजू जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कला में एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि जरूरी नहीं कि ये कला आपको भगवान ने जन्मतः दी हो। बहुत सारी कलाएं ना भगवान देता है, जन्मतः देता है। किसी का म्यूजिक, किसी का सिंगिंग, किसी की उंगलियों में जादू, उसका ड्राइंग, उसका पेंटिंग गजब का होता है। वक्तृत्व कला भगवान तो दे ही सकते हैं, लेकिन इसमें खास बात है कि आप इसको सीख सकते हैं। कौन सीख सकता है? कोई भी सीख सकता है, जिसकी इच्छा हो, जिसको जिद हो, वो इसको सीख सकता है। अब मैंने स्वयं ने इसको सीखा है, इसके लिए बहुत 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 कोशिश, बड़ी मेहनत करके इसको सीखना, आत्मसात करना कि मैंने कोशिश की, और वो मैं लगातार करते जा रहा हूँ, आगे भी करते जा रहा हूँ। तो मेरे जितने पदाधिकारी है, फॉरगेट ऑल कॉम्पिटिशंस, जितने आप यहाँ पर है, वो सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब प्रभावी वक्ता बन सकते हैं, इसलिए अपनी कोशिशें जारी करें। कुछ टिप्स उसकी मैं आपको आज के प्रोग्राम में दूंगा। वैसे आप पदाधिकारी होने की वजह से काफी कुछ आपको पता है, लेकिन कई बार पता होने से भी हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। हम कोशिश ये करेंगे कि पता भी चले और कैसे प्रैक्टिस करें वो भी करें। तो दोनों तरीके से बात करेंगे तो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा जो समय है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर पाएंगे। ये आपका जो नाम है मुझे अच्छा लगा, कर्मसारथी 2022। हर चीज में एक आपका मीनिंग है, और जो आपने पूरा लिखकर भेजा है नम्रता जी, मैंने पढ़ा आपके सारे सर्कुलर्स और जो लिखावट और पत्रिकाओं में जो आपने लिखा है, अत्यंत मतलब सार गर्भित, हर चीज में एक मीनिंग है। और भगवान श्री कृष्ण का जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दिए है, वो उतना उतना पढ़कर भी कोई भी मोटिवेट हो जाएगा और वो सोचेगा कि मुझे भी ये करना है। तो बहुत अच्छा रखा आपने, बहुत अच्छा रखा। जनरली हम भगवान उमा महेश की बात करते हैं और कृष्ण की बात जल्दी होती नहीं, लेकिन अभी अभी जब कृष्ण जन्माष्टमी भी हुई तो पूरी दुनिया कृष्ण की बात कर रही है। और ऐसे में जो आपने पूरी भेजा मुझे, सारे आपके जितना भी लिखान आपने भेजा, तो बहुत अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवनी उसमें आई है, और आपने बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम्पल भी उसमें दिए हैं, सभी के लिए सीखने लायक है। अब जो मजा है बात का, एक बात आपको कहता हूं, मैंने किताब में पढ़ी थी और कोई सज्जन ने भी कही थी, अगर आप आपका बेस्ट इंप्रेशन देना चाहते हैं और सामने वाले के दिल में आप कोई उत्कंठा निर्माण करना चाहते हैं, संभवतः मुंह मत खोलिए। अभी मुंह नहीं खोलेंगे तो वक्तृत्व कला कैसे होगी? लेकिन सुनिए तो सही, संभवतः मुंह मत खोलिए। तब तक, जब तक आपकी पूरी तैयारी कि मुंह खोलने के बाद जो बोलेंगी वो बहुत प्रभावी होगा, ये ना हो जाए तब तक। और तब तक जब तक सुनने वाला भी उसके लिए तैयार ना हो जाए कि ग्रहण करे जो बोला जा रहा है, उसको सुने, समझे। तो दो चीजों के लिए इंतजार कर सकते हैं आप। तैयारी, अपनी तैयारी, क्या क्या हो सकता है अपने तैयारी में? अपनी बात बोलने के पहले, मंगल जी, बहुत से लोगों को एक गलतफहमी होती है कि जो लीडर होते हैं ना, बड़े बड़े पॉलिटिकल, वो भाषण करने जाएंगे, बाकी लोगों को जरूरत नहीं है। और तो भाषण कला नहीं सीखना है, वक्तृत्व कला सीखना है। ये लोगों को बहुत एक कंफ्यूजन होता है कि ये अलग अलग क्या है, फर्क क्या है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नेता होना चाहिए। हर साधारण व्यक्ति अपनी बात को बहुत सशक्त रूप से रख सकता है, और वो रखना जरूरी है। इसलिए भाषण कला जो है, यह बहुत ही बेसिक कला मानी गई, और यह कला आपके सही शब्दों के इस्तेमाल के साथ, आपके सही विचार के साथ में, विचार सरणी के साथ में, विचार करने की विचार शैली के साथ में, जिसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में ये शुरू होती है। जब हम भाषण करते हैं, हम तैयारी करते हैं, लिख कर रखते हैं। आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि भाषण कैसे होता है।
भाषण की भी अपनी एक डिजाइन होती है। भाषण में विषय होता है, विषय का एक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद में इंट्रोडक्शन में ये इस आज के भाषण में हम क्या बोलने वाले हैं, ये विषय होते हैं, मुख्य विषय। फिर उसकी एक बॉडी होती है, भाषण का मुख्य सारांश, एक उसका क्या कहते हैं उसको, पूरी उसकी जो मुख्य भाषण होता है वो हम पेश करते हैं। और मुख्य भाषण के बाद में हम एक बार बंद करने के पहले एक बार सारांश बता देते हैं कि हमने आज के भाषण में ये बताया, और धन्यवाद के साथ समाप्त करते हैं। आप सबको ये सब पता है, आप हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी कितनी होती है, तैयारी कितनी होती है और कितनी कर सकते हैं। नंबर 1, अपना जनरल नॉलेज जबरदस्त तरीके से बढ़ाते रहते हैं। आज क्या चल रहा है महत्वपूर्ण है, आपके बचपन में क्या हुआ अच्छी बात है, आपके अनुभव क्या रहे अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की दुनिया क्या कर रही है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। आज की दुनिया में क्या हो रहा है, आज के जीवन में क्या हो रहा है, आज के परिवार में क्या हो रहा है, आज समाज का सोच क्या है, किस दिशा में, ये आज बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपना जनरल नॉलेज जो है बढ़िया तरीके कैसे रख सकते हैं, काइंडली रीड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा जानकारी बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं आप। उसकी हेडलाइंस देखने से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों पे आपकी नजर चली जाएगी। न्यूज़पेपर्स कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स फॉर ऑल ऑफ यू। आजकल तो ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके मोबाइल पे मिल जाते हैं, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होगी। क्या आप किताबें पढ़ते हैं? धीरे धीरे समयानुसार किताबों से दोस्ती कम हो गई है, लोग कम पढ़ते हैं। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत अनगिनत किताबें हैं, कितनी पढ़ सकते हैं उसका लिमिटेशन है, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू, जितना संभव हो अच्छी अच्छी किताबें, किसी भी भाषा में, किसी भी राइटर की, किसी भी देश की हो, उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिल जाए, आप जरूर किताबों को देखना हमेशा हमेशा के लिए शुरू रखें। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त जो है वो किताब है, और उससे बहुत ज्यादा जानकारी आपको मिलती रहेगी। सीरियल्स बहुत अच्छे आते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन कृपया कभी कभी टीवी के न्यूज चैनल को भी भूल लीजिए कीजिए। मुख्य मुख्य हेडलाइंस, मुख्य विषय क्या है ये देख लीजिए। लंबे लंबे प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं है न्यूज में, बट मेन हेडलाइंस क्या है ये देख लेना हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रिपरेशन है, ये मैंने जो बताया ये तैयारियां हैं। आपके कोई भी चर्चा में या लिखावट में या छोटे मोटे भाषणों में, सभाओं में, हर जगह आपका प्रभाव तब होगा जब आपके पास में ये जनरल जानकारी आपके पास में बहुत अच्छे तरीके से होगी। अब मुझे आप में से कोई बताए कि सबसे ज्यादा आपको भाषण की जरूरत कब पड़ती है? शायद हम यहाँ पे चैट बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि हमारे सदस्य को सबसे ज्यादा जरूरत भाषण की कब होती है, कब उनको मौका लगता है, कब वे चाहते हैं कि काश ये भाषण मैंने दिया होता, या मुझे पहले से पता होता तो मैं इसकी तैयारी कर लेती। ऐसे मौके कब कब आते हैं? हमने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, और Yes. आप लोग अपनी बात उसमें लिख सकते हैं शॉर्टली। हम जरूर उसको देखें। अभी तक तो सब जय श्री कृष्ण चल रहा था, लेकिन अब जो है वो हम प्रोग्राम की तरफ आ गए हैं, तो परफॉर्म करते हैं तब, रेणु जी का कहना है। हाँ, जब आपको बताया गया है कि भाषण करना है, और अब भाषण। सोशल मीटिंग्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीति जी का कहना है, और नीतू जी कहती है जब अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो तब, एंड व्हेन वी आर अवेयर ऑफ द टॉपिक। सोनल जी, ये महत्वपूर्ण बात आपने रखी है, व्हेन वी आर अवेयर। जब आपको मुख्य वक्ता या मंच पर भाषण देने आमंत्रित किया जाता है, प्रभा जी का कहना है, अब आप मुख्य वक्ता है तो आपको बुलाया जा रहा है, ये तो बहुत कम लोगों के साथ में होता है। जनरल भी हम देख सकते हैं। अवार्ड मिलने पर अमृता जी जरूर, भगवान करे आपको अवार्ड मिलते रहे। और बीना जी कहती है सोशल मीटिंग्स, और उषा जी कहना है लिखान जब करते हैं, और मीनू जी का कहना है कि फैमिली, फ्रेंड्स, किड्स, हाँ ये अच्छी बात है, किड्स सभी के साथ। आरती जी का कहना है कोई भी प्रोग्राम में काम होता है। पूनम का कहना है जजमेंट को जाते हैं तब, जब जजमेंट करने को जाते हैं, जब किसी का प्रोग्राम का नेतृत्व करना हो। गरिमा जी। किरण जी का कहना है स्कूल में, शायद आप किसी स्कूल से जुड़ी है। कांता जी कहती है अपनी बात को सबके सामने रखने के लिए। जब भी मंच पे जाते हैं, मंजू जी हरकुट कहती है जब भी मंच पर आते हैं तो कुछ बोलना, बहुत सही। लक्ष्मी जी वाद विवाद प्रतियोगिता में अपनी बात को रखना चाहती है,
और अंजना जी, एनी टाइम व्हेन वी आर इन गैदरिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय के बारे में बात करेंगे। और अध्यक्ष के रूप में साधना जी बात कर रही है, बहुत सही है। लक्ष्मी, एनी टाइम करना पड़ सकता है, एनी टाइम, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और गैलेक्सी नाम नहीं लिखा आपने। जब हमने सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता हो और हम कंफर्टेबल हो उस माहौल में। अच्छा, बहुत कुछ और कंफर्टेबल, दो कंडीशन मुश्किल है यार, फिर कब बोलोगे। हाँ, विमला जी सामाजिक कार्यकर्ता के प्रोग्राम है, ये ठीक है। एवरी टाइम इन गैदरिंग एंड सडनली मंच पर आमंत्रित करते प्रगति जी, बहुत बढ़िया। मुझे जितने जवाब चाहिए थे सब यहाँ पर मिल गए हैं, थैंक यू आप सभी को। और ये बात हम जरूर आगे बढ़ा सकते हैं शोभा जी, कि जब भी मेरी बात सुन व समझ रहे हैं तब हमने बोलना चाहिए। बहुत अच्छे, ओके, वी कैन स्टॉप राइटिंग इन द चैट बॉक्स नाउ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोग्राम। बहुत सही। अब अध्यक्ष बन जाए और बोलना पड़ रहा है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं। और अध्यक्ष बनते बनते आप सब करीब करीब सीख जाते हैं बोलना। जज है आप और जज के रूप में आपको बोलना है, जजमेंट देनी है, आप तब तक बोलना सीख गए हैं। इम्प्रूवमेंट की बात एक अलग बात की। लेकिन आप लोगों ने जो कहा गैदरिंग में, सोशल में, बच्चों के सामने और किसी भी समय पे जब भी हम बाहर आते हैं या परिवार में सामाजिक रूप में होते हैं, तब हमको बात करने की जरूरत पड़ती है। माय डियर लेडीज, एक बात नहीं लिखी आपने, वो ये है जब हम स्वयं से बात करते हैं तब भी हमें कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है। भावनाओं को कोई ना कोई शब्द रूप में ढालना पड़ता है ना। जब मैं खुद को कभी कभी समझाता हूँ तो इस तरीके से समझाता हूँ कि कोई बात नहीं राजू, ये समय शायद गड़बड़ था, वैसे तुम काबिल इंसान हो, कर सकते। ये जब मैं खुद से बात करता हूँ निश्चित रूप से मेरा विश्वास बढ़ता है, मैं अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करता हूँ और फिर मैं मुंह खोलता हूँ और बाहर किसी और से भी ये बात मैं कर सकता हूँ। तो स्वयं, सेल्फ टॉक कहते हैं इसको, सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत। हम स्वयं से, अब समय नहीं मिलता, भागदौड़ में होते हैं, थकान में होते हैं, समय नहीं मिलता तो बात नहीं करते, बात अलग है। लेकिन सेल्फ टॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, थेरापी है, तरीका है, जिससे आप अपने विचार, अपने निर्णय को स्पष्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आने वाले भाषण की तैयारी कर सकते हैं स्वयं से बातचीत कर। तो उसमें भी आपको भाषण कला की जरूरत पड़ती है, खुद को भी भाषण देना पड़ता है इंसान को। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए, एक जो आपने कहा था ना बच्चों से बात करते वक्त, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरल बातचीत एक अलग है और बच्चों की बातचीत अलग है। जनरल बातचीत में आप खुद पे ज्यादा ध्यान देके कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि मैंने क्या तैयारी की है। लेकिन जब आप बच्चों से बात करते हैं, ज्यादा ध्यान बच्चों की तरफ देना पड़ता है, वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या कर रहा है, उसकी नजर कहाँ पर है, उसका ध्यान कहाँ पर है, और फिर उस तरीके से बात की जाती है। ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है बच्चों से बात करना। जब भी किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो कि कैसे करें, जाकर छोटे बच्चों में बैठ जाएं, उनको बात समझाने की कोशिश करें। इतने सवाल पूछेंगे, इतने मीनिंग निकालेंगे उसके, इतनी गलत सलत उसके बातें करेंगे कि आप ही कंफ्यूज हो सकते हैं कि ओ माय गॉड, बट देन यू विल बी क्लियर कि अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो बच्चों से बातचीत करें और वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे आपकी थॉट प्रोसेस को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे। तो बड़े बड़े मौकों की और मंच की जरूरत नहीं है बोलने के लिए। स्वयं, स्वयं से, फिर परिवार से, पारिवारिक लोग, फिर मित्र मंडली, बस इतना काफी है। यहीं पे आप अच्छे से भाषण कला सीख सकते हैं। यहाँ से बाहर जाएंगे ना तो फिर जजमेंटल होता है, लोग ध्यान देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वहां इंसान कॉन्शियस हो जाता है। व्हेन यू आर कॉन्शियस तो तब थोड़ी गड़बड़ होती है। हम उस विषय पे आएंगे। बट नम्रता जी, मैं कोशिश करता हूँ 40 मिनट में समाप्त करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज आपने अच्छी मशक्कत करवा दी मुझसे, मैं बता रहा हूँ। मुझे आप है ना ऐसा दे दीजिए खुला मंच, 2 घंटा मजे से बात करूंगा मैं, और मुझे पूरा दिन दे दीजिए, मैं दिन भर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कार्यशालाएं, मजा आ जाएगा आपको भी मुझे भी। 40 मिनट इज अ बिग चैलेंज फॉर मी, इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी, बट आई टेल यू आई विल फुलफिल माई ड्यूटीज। मैं निश्चित रूप से जो बातें कहना चाहता हूँ पक्के तरीके से मैं बोलकर ही यहाँ से जाऊंगा।
उतने ही समय में बोलने की मैं कोशिश करूं। करीब करीब 3:30 बजे शुरू किया था, अभी 4:10 यानी 40 मिनट हो गए। 20 मिनट में प्रोग्राम समाप्त करना है, 5 मिनट आपको चाहिए, 15 मिनट मेरे लिए। मंगल जी आप मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ मेरा बीपी बढ़ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, आई हैव 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट्स में आपको ये जो प्रिपरेशन बता रहा था ना मैं, इसमें काफी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। अब आपने विषय जान लिया, विषय की तैयारी कर लिया। ये बहुत जरूरी है कि विषय की तैयारी करके ही जाए। भाषण हो तो ये भी मैं हमेशा बताता हूँ, लिख कर ही जाए। आपके पास लिखा हुआ पढ़िए, ये नहीं बोल रहा हूँ, बट लिखकर अपने पास में रखिए बोल रहा हूँ। क्योंकि लिखने से, पहले से लिखने से आपके विचार और उसका फ्लो, उसकी दिशा, ये सब, उसका क्रम, ये सब क्लियर हो जाएगा। आपका विश्वास बढ़ जाएगा कि आई एम प्रिपेयर्ड। पढ़ते वक्त जरूरी नहीं कागज से पढ़े, आपको याद है तो पढ़िए, कागज सामने रखिए, जरूरी है तो देखिए और फिर आप उसको बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन तैयारी कर लीजिए, बहुत तैयारी। तो ये तैयारी कैसी होती है? तैयारी जो मैं आज बात कर रहा हूँ ना आपसे, हो सकता है मेरे आने वाले 10 कार्यशालाओं में या स्पीचेस में इसका एग्जाम्पल जाए। तो यहाँ से लेके तो कई दिनों की तैयारी चलती रहती है हमेशा दिमाग में। तो इसलिए तैयारी हमेशा की है, सुबह हो या शाम, छुट्टी का दिन हो या काम का दिन, तैयारी हमारे हमेशा हम करते रहना चाहिए। जिसको भी वक्तृत्व से इंटरेस्ट है उसकी तैयारी हमेशा शुरू, वो हमेशा विद्यार्थी रहता है, सीखते रहता है, नया नया नया, बहुत कुछ नया, सब कुछ पुराना नहीं, नया नया, हर बार नई चीज। मैंने देखा है, अगर मैं किसी को बोलूँ ना, आपको एक बात बताता हूँ, मेरे समय में ऐसा था, तो उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता। वो बोलता भैया आप दूसरे ही समय के इंसान, मत बताओ, हमको आज में रहकर पुरानी भी बात करनी है, आज के परिप्रेक्ष्य में करनी, आज की सत्य परिस्थिति के साथ उसका जोड़ लगा के फिर उसके बाद। इसलिए हमारी तैयारी हमेशा हमेशा शुरू रहेगी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जब जेंटलमैन तो मैं अकेला ही हूँ, बाकी सब तो लेडीज है यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि तैयारी करते वक्त सुनने वाले कौन है, श्रोतागण, ये ध्यान में देकर तैयारी करे तो बहुत फायदा होगा। एक कॉमन भाषण कर लिया और वो 10 जगह दे दिया, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सुनने वाले कौन है, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, मौका क्या है, कौन से मौके पे सुन रहे, कितना समय आपके पास, उनकी उम्र क्या है, उनका जेंडर क्या है, महिलाएं सुन रही या पुरुष सुन रहे या मिक्स सुन रहे, सीनियर लोग सुन रहे, बच्चे सुन रहे, युवा सुन रहे, किसको बताने जा रहे, ब्यूरोक्रेट्स को बताने जा रहे हैं आप, किससे बात करनी है आपको, उस हिसाब से आपके विषय, आपके पॉइंट्स और आपके शब्द जो है इसमें फर्क पड़ जाए। देखिए, जो लिखा जाता है वो बोला नहीं जाता, और जो बोला जाता है वो उसी भाषा में लिखा नहीं जाता, दोनों में फर्क है। हम अगर किसी पत्रिका में कोई भाषण लिख कर दे रहे हैं कि मैं ये वाला मेरे विचार हैं वहां पर, तो ये सेम का सेम भाषण नहीं हो सकता है। और आपने भाषण के हिसाब से कुछ लिखा है तो उसको देना नहीं चाहिए पत्रिका में कि मेरे विचार इस विषय में ये है। जी नहीं, दोनों में फर्क है। लिखना है तो बिल्कुल अलग होता है, और बोलना है तो ये सारे बाकी के फैक्टर्स ध्यान में देकर हम बोलते हैं। अब आ जाइए आप प्रैक्टिकल विषय। प्रैक्टिकल विषय में अब बोलना शुरू करते हैं, तैयारी हो गई हमारी। अब बोलने के लिए हम जो करते हैं, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। शांति मुंदड़ा जी, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको वेल ड्रेस तरीके से जाना है, यानी महिलाओं के सामने मैं अगर ये बात करने की हिम्मत रखूं तो मेरी गलती होगी। तो मैं वैसा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ऐसे कि ओकेजन को सुटेबल तरीके से आपको जाना है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि यस, you need to be well dressed as per the suitable to the program। लेकिन दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके व्यक्तित्व में अगर दम आ गया तो उसके बाद अलग अलग प्रकार की कपड़े, गहने या तैयारियां का मीनिंग कम खत्म हो जाता है। तो मुख्य बात अपने व्यक्तित्व को सशक्त बनाने की,
और आप सब लोग तो पूरा संगठन ही उसी दिशा में आगे जा रहा है। इसलिए इस विषय को ज्यादा लंबाई से बात इस पे ना करते हुए हम इस विषय पे आ जाए कि अगर आप माइक के साथ बात कर रहे हैं तो माइक के बारे में कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए। जैसे जूम में हम बात करते हैं कई बार तो अनम्यूट करना भूल जाते हैं, वैसे ही जब हम माइक पे जाते हैं तो कई बार माइक का बटन शुरू करना भूल जाते हैं। फिर हम जाते हैं तो कई बार माइक को 2-3 बार टक टक करके चेक करते हैं, माइक शुरू हो गया, और टक 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 जो आप करते हैं उस स्पीकर पे बहुत बड़ी आवाज में लोगों को सुनाई देता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए कृपया संभवतः आप इस प्रकार से ना चेक करें, बल्कि बोल के चेक करें कि क्या मेरी आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल, या आप बोल सकते हैं माइक चेक 1 2 3, और आपको समझ में आ जाएगा, लोगों को समझ में आ जाएगा। माइक से कितना दूरी रखना, कुछ लोग माइक को जाते से पकड़ लेते, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी सहारे की जरूरत होती है, तो उसको माइक को पकड़ लेते, इतना जोर से पकड़े कि कभी कभी निकल जाता है उसके स्टैंड से माइक, या आगे पीछे हो जाता है। काइंडली अगर पॉसिबल है आपको माइक को पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको माइक के पास में जाइए, पोडियम पे अपने हाथ रख सकते हैं आप, और माइक से एक मुझे ऐसा लगता है 4-5-6 इंच का फर्क अगर आप रख सकते हैं तो आपकी आवाज ज्यादा अच्छे से पकड़ेगा वो माइक। बहुत नजदीक चले गए ना तो जो आपकी तेज सांसें हैं ना वो भी पकड़ लेगा माइक। आप अपने आप को ठीक करने के लिए सांसें भर रहे हैं और वो उधर माइक पकड़ लेगा, बहुत सेंसिटिव होता है माइक। थोड़ा 4-6 इंच दूर रहेंगे ना तो सांस नहीं पकड़ेगा, आपकी आवाज को पकड़ेगा बस। जब आप 1 2 3 4 शब्द बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइक या तो उसकी आवाज बहुत बड़ी एम्पलीफायर में लगाया गया है या वो काफी कम है। जरूरी नहीं कि आप एडजस्ट करें, क्योंकि जो साउंड मैनेजर है ना प्रोग्राम का, वो भी सुनते रहता है कि ये स्पीकर जोर से बोल रहा है कि धीरे से बोल रहा है। अगर आपने धीरे बोला तो वो एम्पलीफायर की आवाज बढ़ाएगा, अगले शब्द आपके सही सुनने में आएंगे। अगर आपने एकदम जोर से बोला तो एम्पलीफायर से आवाज कम करेगा। अगर आपको ये पता नहीं है तो क्या होगा, पहले आप जोर से बोलेंगे, आपको लगा ज्यादा जोर से हो गया, तो फिर आप धीरे से बोलेंगे, या पहले आपने धीरे से बोला, समझ में आया धीरे, फिर आप एकदम जोर से बोलेंगे। करने की जरूरी नहीं है, ये काम साउंड मैनेजर का है, वो वहां से मैनेज करता है, उसको बोलने दीजिए, है ना। ये सबसे बड़ी तकलीफ लोगों को हाथों की होती है, बात करते वक्त, भाषण करते वक्त हाथ कहाँ रखे, तो वो कहाँ कहाँ हाथ रखते हैं। जैसे मैंने कहा ना, माइक को पकड़ लिया तो माइक को हाथ रख लिया, तो कई कई बार जेंट्स होते हैं ना तो अपने पैंट की जेब में हाथ डाल देते हैं, या अपना कोट पहना हुआ है तो उसमें दोनों हाथ डाल देते हैं। ये हाथों का करूं क्या, इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, या हाथ भी चाह रहा है। तो आप फिर वो लोग क्या करते हैं, एक पेन को पकड़ लेते हैं, फिर वो पेन के बटन को बंद चालू एक हाथ उनका करते रहता है। उनको पता नहीं होता कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो होते रहते हैं, और लोग उनकी तरफ कम देखते हैं, वो पेन की तरफ ज्यादा है। कितनी बार हो गया भैया, 24 25, तो वो हंसी मजाक की बात हो जाती है। कई बार बात करते करते कुछ लोग ऐसा सर पे हाथ लगाते, मैं ये कहना चाह रहा था, और ऐसे सोच विचार करते, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस पता नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ और ये अजीब सा है, या आपको ध्यान में नहीं आया। ओनली बाय प्रैक्टिस इट कम्स। अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं भाषण के वक्त, हाथों में पसीना आ जाता है। अब वो पसीने के हाथ क्या करें, तो वो उसी समय वो रुमाल निकालेंगे, दुपट्टा होगा इधर रखा हुआ तो दुपट्टे को पूछेंगे, या दोनों हाथ लेके फिर दोनों हाथ को ऐसा करेंगे। जनता ये चीजें ध्यान से देखती है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस की कमी है तो लोग सेंस कर लेंगे, तैयारी कम लग रही है, कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए थोड़ा सा एक्टिंग कर लीजिए, एक्टिंग कीजिए कि आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड, आई एम इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, और इसलिए चेहरे पे मुस्कान लाइए। चेहरे पे अगर सही जिनाइन मुस्कान होगी तो लोग आपके साथ जल्दी जुड़ेंगे कि एक कॉन्फिडेंट वक्त आया है, वो तैयार है, उसको पता है किससे बात करनी है, उसको पता है क्या बात करनी है, तो तैयार होगा। सो स्माइल इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप तभी स्माइल कर सकते हैं जब आपका आत्मविश्वास ठीक हो। आत्मविश्वास तभी ठीक होगा जब आपकी तैयारी भरपूर हो। तैयारी तभी भरपूर होगी जब आपने उसके लिए मेहनत की हो, साधना की हो, रिहर्सल की हो, रियाज किया हो, कुछ घंटे दिए हो, पढ़ाई लिखाई की हो, प्रिपरेशन की हो, सवाल पूछे हो, जानकारी ली हो,
है ना। आज के प्रोग्राम में आने से पहले मैंने 2 बातें नम्रता जी को पूछी, 2 बातें मंगल जी को पूछी, 2 बातें आपकी जो आपने भेजा उसमें से पढ़ के उसमें से पूछी, उसको समझने की कोशिश की। तो ये ज़रूरी है कि आप इसको अपने विषय की तैयारी को भरपूर तरीके से करें और पहले सवाल पूछ रहे बहुत सारे, हो सकता है उसको ऑर्गेनाइजर को लगे यार इनको कुछ पता है कि नहीं पता है, कितने सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये आपकी तैयारी है प्रोग्राम में बात करने की, तो तैयारी कीजिए। लॉट ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्यों? हमारी उषा जी करवा जो अमरावती की पदाधिकारी है, कितनी तैयारी करती है, मैं उनको कितने वर्षों से देख रहा हूँ, कितनी मेहनती है। हर फोरम पे जहां पर भी जाएगी, जाने के पहले सारी पूरी जानकारी लेके, कौन लोग आ रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनका पद क्या है, यहाँ से सब तैयारी करके फिर वहां जाने के बाद में आत्मविश्वास से भरपूर रहेगी और बढ़िया स्माइल करके बात करेगी आपसे। दैट शोज दैट शी हैज प्रिपेयर्ड। अपनी अपनी तैयारी अपने घर पे करना जरूरी है और वो तैयारी करके आप सामने जाएंगे तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। मोनोटोनस करके शब्द होता है, मोनोटोनस यानी टोन। जो टोन है वो मोनो है, मोनो यानी वन, टोन यानी जो आवाज की आपकी टोन है। तो एक ही टोन में अगर बात करते रहे तो थोड़ी देर से लोग जो है उनके दिमाग को वो सेंसेशन नहीं जाता, तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, उनको अब कुछ नया आ ही नहीं रहा इधर, धीरे से इजी हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। ट्राई टू बी नॉन मोनोटोनस। ये जो है ना आपके गवर्नमेंट के अधिकारी तो एकदम मोनोटोनस होते हैं, एक जैसी बात कर। जो टीवी के एंकर्स है ना, तो दूरदर्शन के एंकर और प्राइवेट टीवी चैनल के एंकर दोनों में फर्क देख लीजिए आप, आपको तुरंत समझ में आ जाए। प्राइवेट चैनल के एंकर बहुत ज्यादा अपनी टोन में वेरिएशन करते हैं। एक अच्छा स्पीकर को वॉइस मॉड्यूलेशन आता है, उसने सीखना चाहिए। अपनी आवाज में उतार और चढ़ाव होना चाहिए, शब्दों के अनुसार शब्दों पे जोर दीजिए। एक एक शब्द में जान है, उसका व्यक्तित्व है। आप जब बोलते हैं उस पे जोर देते हैं तो वो जोर की वजह से उसका व्यक्तित्व खुलता है शब्द का, और वो उसको इतना महत्व प्राप्त होता है जब आप बोलते हैं। इसलिए आप हर शब्दों के साथ में आवाज का जो टोन है वो सेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आईने के सामने, दोस्तों के सामने, टेप रिकॉर्डर के सामने, मोबाइल में रिकॉर्ड करके बाद में सुन के प्रैक्टिस कीजिए। मेरी आवाज कैसी है खुद की, ये आवाज की टोन कैसी है, इसमें उतार चढ़ाव है कि नहीं है, नहीं है तो लाइए। मैंने कहा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लाइए, मैंने कहा कॉन्फिडेंस लाइए, मैंने कहा प्रिपरेशन कीजिए, मैंने कहा स्माइल लाइए। मैं कह रहा हूँ मोनोटोनस मत रहिए, आवाज में उतार चढ़ाव। जब आप बात करते हैं ना, अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो इनवेरिएबली उसके आंखों में देखकर बात करना जरूरी है, वरना थोड़ी देर से वो बोलेगा, आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और करना चाहते हैं, आपका ध्यान मेरी ओर है कि नहीं है, और आपको भी समझ में आएगा वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। आंखों में जब एक से ज्यादा लोग हो तो बाकायदा अपनी गर्दन इधर से उधर करके चेक कीजिए, सबकी आंखों में देखकर बात कीजिए। रुकिए मत, सरसरी नजर घुमाते हुए, क्योंकि रुक गए तो वो कॉन्शियस हो जाएगा सामने वाला कि मेरी तरफ देख रहा है भैया। आप थोड़ा सरसरी नजरों से अपनी गर्दन को, नजरों को घुमाते हुए स्लोली स्लोली, बहुत तेजी से नहीं घुमा सकते आप, स्लोली आप बात कीजिए। जब आप भाषण दे रहे हैं, मंच पे हैं, जब आप वाद विवाद कर रहे हैं, उस समय जब सामने 50, 100, 200, 500, 1000 लोग बैठे हैं, तो हमेशा सबकी आंखों के ऊपर से अपनी सरसरी नजर फैलाइए। उनको लगेगा आप उनकी ओर देख रही है और आपको ये दिखाई देगा कि सब लोगों का ध्यान है कि नहीं। बट आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आंखों से आंखों में देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमेशा बच्चे तो आपसे कभी बात नहीं करेंगे अगर आप उसकी आंखों पे आंखें दिखा दें। बच्चे कभी बात नहीं करेंगे। बच्चे उन्हीं से बात करते हैं जो उनकी आंखों में आंखें डालते हैं, उन्हीं से कनेक्ट होता है उनका, वे आंखों की भाषा जानते हैं। इसलिए आंखों में जितना संभव हो, आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश आपने हमेशा करनी चाहिए। जब आप खड़े होकर बात कर रहे हैं माइक के पास में, तो प्लीज बी कंफर्टेबल।
प्लीज बी कंफर्टेबल। अपने दोनों पाँव में थोड़ा फर्क रखिए, 6 इंच 9 इंच जितने आप कंफर्टेबल है, और एकदम सीधे पाँव रखने के बजाय ऐसे टेढ़े पाँव रखिए, आपका बैलेंस ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कभी ऐसे होंगे, फिर कभी ऐसे होंगे, फिर कभी ऐसे होंगे, फिर कभी ऐसे होंगे, तो लोगों को लग रहा है कि ये झूल रहा है। इसलिए बेटर है आप 6-9 इंच का फर्क रखें, थोड़ा टेढ़ा करें, फिर खड़े रहें, उसके बाद में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप बात कर पाएंगे। आई कांटेक्ट की बात मैंने आपको कही, शब्दों के चुनाव की बात है। भाषा पे आपका प्रभुत्व होना जरूरी है, द कमांड ऑन द लैंग्वेज, कमांड होना चाहिए। तो जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा मैं मारवाड़ी में बात करता हूँ, तो जब मैं मारवाड़ी में बात करता हूँ तो मारवाड़ी भाषा मुझे आनी चाहिए। जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी भाषा मुझे आनी चाहिए। कृपया सुनने वाले की भाषा को सीखने की कोशिश कीजिए। जो सुनने वाला है उससे 1 2 4 सेंटेंस तो उसकी भाषा में बोलिए। चाहे आप गुजराती बोल रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ में गए हो, चाहे आप झारखंड में हो, तो वहां की लोकल टोन को कैच करने की कोशिश करें, है ना। अभी आप आपके शंखनाद में जाएंगे, कोटा में, तो कोटा के लोगों की बातचीत करने की जो स्टाइल है, उसमें से कुछ बातों को पहले से कैच कर लीजिए, सीख लीजिए और उनका वहां इस्तेमाल कीजिए। दे विल बी कनेक्टेड विथ यू इमीडिएटली। प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी है। प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटोकॉल एक शिष्टाचार है। आपको आपका एजेंडा पता होना चाहिए, मुझे कब बात करनी है, कितनी देर के लिए बात करनी है, कौन सी विषय पे बात करनी है, किसके बाद बात करनी है, मुझे सैल्यूटेशन में किसके नाम लेने हैं। सैल्यूटेशन यानी जो भाषण की शुरुआत है, हर व्यक्ति ने हर व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, वरना कितना समय चला जाएगा ना, बहुत ज्यादा समय। जितना जरूरी है लीजिए, वरना सम्मानीय मंच बोलकर आगे बढ़ सकते हैं आप। जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है, जितना शॉर्ट हो उतना ज्यादा बेहतर होगा। नम्रता जी, यार बोल रहा हूं मैं, गला सूख रहा मेरा, पानी पी रही बार बार आप, और किसी को पानी पीते हुए देखा तो ऐसा लगता है कि मुझे भी प्यास लग रही। अभी एक बात बताओ, समय मुझे है नहीं, बीच में पानी कैसे पीऊं? वो आप है कि हर 2 मिनट में पानी पीती है। कोई बात नहीं, ये एक चेंज था, पीजिए आराम से, नो प्रॉब्लम। ये अगर आप सामने बैठी होती तो भी मैं यही बोलता, और अभी भी आप कैमरे पे है तो सामने बैठी है, तो वही मैं अब बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्रोटोकॉल में, सैल्यूटेशन में ये हम गलती करते हैं। कृपया, पदाधिकारी को मौका मिलता है बार बार भाषण का, हर भाषण में सबके नाम मत लीजिए प्लीज। आप कौन सा भाषण दे रहे हैं? जब फॉर्मल भाषण देते हैं, आप अध्यक्ष के रूप में बात करेंगे, हाँ आप सबके नाम लीजिए। आप चीफ गेस्ट हैं, आज मंजू जी आई, तो मंजू जी ने बराबर यहाँ से वहां तक प्रभारी के साथ सह प्रभारी सबके नाम लिए, पूर्वाध्यक्षों को भी याद किया, सारे मेंबर, हर एक को विशिष्ट कहा। देखिए ये क्योंकि वे चीफ गेस्ट है ना। अब मैंने भाषण की शुरुआत की, मैंने कहा क्योंकि सबके नाम लिए गए हैं, सभी विशिष्ट हैं, और मंजू जी और आपके जो 4 पदाधिकारी के नाम लेके मैंने अपनी बात को शुरू किया कि मैं सबके नाम नहीं लूंगा, है ना। अब अगर अगर आपको, जैसे इंट्रोडक्शन आज उर्वशी जी ने दिया, सबके नाम नहीं लिए उन्होंने, अदरवाइज तो 2 मिनट उसमें लग जाते सबके नाम में। तो लेकिन है ना, ये बोलना आसान है, मैं बोल रहा हूँ, बोलना पड़ता है करके, लेकिन मेरे बहुत कम साथियों ने इस बात को सीखा। मौका मिला तो ऐसे करते कि जब आखिरी मौका है भैया, जो बोलना है आज बोल दे भैया। तो उसको बोला स्वागत पर भाषण दे, तो शुरू करता स्वागत से और समाप्त करता वोट ऑफ थैंक्स। तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा समय जाता है, फिर प्रोग्राम का टाइम मैनेजमेंट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी केयरफुल कि ये ना हो। आप ये ध्यान दीजिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से आपका जो पोजीशन उस समय है उस भाषण में, उतना शॉर्ट सैल्यूटेशन देकर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा नहीं होगा, जरूरी होना चाहिए, वही वहां पर होगा। मैं संक्षिप्त में एक्सटेम्पोर भाषण के बारे में बोलने के लिए मुझे बताया गया है। एक्चुअली एक्सटेम्पोर भाषण, ये जो आपने तब प्रतिक्रिया दी थी, तब कहा था कि जब पूरी प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद में मैं बात करूंगा। एक्सटेम्पोर में ऐसा होता नहीं, आपको पता नहीं है, आपको अचानक बोला गया, विषय भी अचानक आया, विषय के बारे में विचार करने को भी समय नहीं मिला और आपको बोलना है। नो प्रॉब्लम, वंस अगेन द सेम थिंग। आपका जनरल नॉलेज अच्छा है, अगर आप प्रिपेयर्ड है,
आपको पता है दुनिया में क्या हो रहा है, तो आप अच्छा बोल पाए। नंबर 1 पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कृपया सकारात्मक, कभी भी है ना निगेटिव, सिस्टम नेगेटिव, दुनिया नेगेटिव, संगठन नेगेटिव, भगवान भी नेगेटिव, ये वाला स्टाइल में कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं, इसको कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। कंप्लेनिंग लैंग्वेज को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी। बेहतर है हम पॉजिटिव तरीके से बात करें कि ये है, ये अच्छा है, 1 2 3 अच्छा है, अगर ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बात करने का ज्यादा बेहतर तरीका है। सो प्लीज बी पॉजिटिव, प्लीज बी अप्रिशिएटिव। अरे कम से कम ये तो है। हमेशा मैंने अपनी बड़ी दीदी से सीखा है। मैंने उसको बचपन में एक बार कहा था, यार मेरे पास में है ना, वो मेरे क्लास के मेरे ये मित्र के पास में ये 1 2 3 और मेरे पास में 3 नहीं है। तो उसने मुझे कहा, अच्छा गिन तो तेरे पास क्या क्या है बता दो। और मैंने देखना शुरू किया तो मेरे पास कम से कम 20-25 अच्छी चीजें थी। बोली ये जो है उस पर ध्यान देना भाई, दूसरों की तरफ देखेगा तो दुख पाएगा, कितना भी प्राप्त करेगा तो और 3 क्या 30 मिल जाएंगे बेहतर, अलग, नया। तो आप तो कभी भी बराबर नहीं कर पाओगे। सो प्लीज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा नजर को नीचे भी कीजिए, देखिए दुनिया में क्या चल रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि यू हैव गॉट अ लॉट, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है आपके पास। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, तो उसके बाद में सही मीनिंग की तरफ हमारे कदम ज्यादा बढ़े, भाषण कला सुधर जाएगी, है ना। एक्सटेम्पोर में विषय बहुत महत्वपूर्ण है और समय बहुत कम है। विषय के बारे में गलतफहमी हो तो कृपया बोलना शुरू मत कीजिए। एक्सटेम्पोर मतलब एकदम समय पे कुछ बोलने के लिए कहा गया है आपको, अचानक आप तैयारी नहीं करके आए घर से, आपको शायद पता भी नहीं था कि आज मुझे बोलना है, लेकिन मौका आ गया तो छोड़ना क्यों। जनरली इट्स ओके, मैं भी यही कहता हूँ, मौका ले लिया करो, क्योंकि जल्दी से मौका मिलता नहीं, बुला बुला के मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मौका तो मिल गया तो ले लेना चाहिए, लेकिन विषय समझ में नहीं आया तो सही कैसा बोलेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द टॉपिक, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, बैकग्राउंड क्या है। एक ही विषय के 2 3 4 मीनिंग होते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के वजह से बदल जाता है विषय। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पर उपस्थित लोगों के हिसाब से, माहौल के हिसाब से आपको आपकी बात रखनी है और संक्षिप्त में रखनी है। संक्षिप्त में कैसे रहेंगे, क्या करेंगे आप संक्षिप्त में रखने के लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करके छोड़ देना चाहिए। आपको 4 पॉइंट आते हैं, लेकिन मत बोलिए। एक्सटेम्पोर में आपको बहुत कम समय होता है, लोग सुनेंगे भी नहीं ज्यादा, इसलिए बस, लेकिन एक ही पॉइंट बोलेंगे तो बहुत अधूरा सा भी लग सकता है। 2 मुद्दे बोलने की कोशिश कीजिए, लेकिन मुद्दे ही बोल दीजिए बस, खत्म, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मुद्दे को 1 या 2 या 3 सेंटेंस में, 1 2 या 3 छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे। अपने सेंटेंस, अपने वाक्य को बहुत लंबा 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 अगर कर दिया तो कहाँ शुरू किया था ये समझ में नहीं आएगा। जब अंत होगा तो शुरुआत में कंफ्यूजन। इसलिए छोटे छोटे वाक्य, छोटे सेंटेंस में अपनी बात को आप रखें। हाँ, आवाज स्पष्ट हो। जिसकी आवाज स्पष्ट नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, स्पीच थेरापी कीजिए, आवाज को क्लियर कीजिए। समय कम है तो मैं है ना बुलेट ट्रेन की स्पीड से बोलूंगी, ये बात में से मीनिंग नहीं आया। समय कम, लेकिन बुलेट ट्रेन की स्पीड से बोलेंगे तो सुनेगा कौन, समझ में कैसे आएगा। इसलिए पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉज किसको बोलते हैं? समय के बीच में ठहराव, भाषण के बीच में ठहराव। जहां कहीं भी आप बोल रहे हैं, प्लीज ब्रेक फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, एक लम्हे के लिए रुकिए और रुक कर बोलिए। उस लम्हे में आप सांस ले सकते हैं, उस लम्हे में आप मुस्कान को बेहतर बना सकते हैं, उस लम्हे में आप अगले बोले जाने वाले सेंटेंस के बारे में विचार कर सकते हैं। प्लीज स्पीक स्लोली। अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा तेज कभी ना करें, वरना आपके मुद्दे भी जल्दी समाप्त हो जाएंगे, लोग बोलेंगे समझ में नहीं आया। सो स्लोली बात करने की कोशिश करें। टू क्लोज माई स्पीच, टुडे स्पीच, समय बहुत ज्यादा लंबा खींचना जरूरी मतलब ठीक नहीं है। इसलिए हाँ, सवाल जवाब अगर
नम्रता जी इजाजत देगी तो मैं जरूर लूंगा, लेकिन क्लोज करते वक्त मैं एक बार ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग नंबर 1 शानदार तरीके से प्रिपेयर रहे, अपने आप को रोज प्रिपेयर करते रहे। नंबर 2 पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखे, खुद के बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, दुनिया के बारे में, सिस्टम के बारे में पॉजिटिव सकारात्मक विचार करें। नंबर 3 अपना आत्मविश्वास, वैसे आप पदाधिकारी है तो आत्मविश्वास आपका अच्छा है, बट स्टिल आपके आत्मविश्वास पे रोज काम करें, रोज कुछ ऐसा काम करें जिससे अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे स्पीच में आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका यह है कि आप छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, चाहे तो आईने के सामने, चाहे मित्र के सामने, चाहे पारिवारिक माहौल में प्रैक्टिस करें। 1 2 3 बार अच्छा बोला आपने, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने आत्मविश्वास पे रोज काम करें। नंबर 4 अपना पहनावा, अपना लुक, इसके ऊपर भी रोज थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा, हमेशा। कैसे होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कमजोर नहीं होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए, किसी का ध्यान उधर ही नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसका अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से बड़ा हो जाए। महत्वपूर्ण आपका व्यक्तित्व है, महत्वपूर्ण आप है, आपका पहनावा नहीं है। उसको इस्तेमाल करना है अपना व्यक्तित्व को उभारने के लिए। अपने आप को जो सूट करे वो उस तरीके से आप रहें, उस तरीके से आप रहें। जरूरी नहीं हो तब तक मुंह मत खोलिए, लेकिन जब खोलिए तो सशक्त रूप से। आपकी बात को नजरअंदाज करने की ताकत किसी में नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज में जान, खनक, ऊर्जा होनी चाहिए कि वो लोगों के जहन तक पहुंचे, दिल तक पहुंचे, कानों से उतरकर अंदर तक चली जाए, हृदय तक। वो आपकी आवाज होना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान दीजिए, शब्दों के चुनाव में कभी गलती ना कीजिए। उतार चढ़ाव आपके बात में होना बहुत जरूरी है। पॉज लीजिए, पॉज, ठहराव, बोलते वक्त सांस लीजिए, विचार कीजिए, मुस्कान बढ़ाइए, पॉज लीजिए। प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल। कुछ नहीं बोले तो चलेगा, मुस्कान जरूर। कब कब मुस्कान होना चाहिए? आते वक्त, शुरू करते वक्त, बोलते वक्त, समाप्त करते वक्त मुस्कान होना चाहिए। कभी कभी तो सिर्फ इससे ही काम हो जाता है, बोलने की जरूरत नहीं। गिव योर $1 million स्माइल, फर्स्ट क्लास मुस्कान, अच्छी मुस्कुराहट दीजिए। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, समय का ध्यान रखिए, जितना समय दिया गया, मौके का ध्यान रखिए, प्रोटोकॉल है ना। स्वागत पर भाषण को साथ में वो आपका धन्यवाद प्रस्ताव तक मत लेके जाइए। धीरे धीरे जितना आपका विषय, बस उतना विषय करके छोड़ दीजिए। आपके लिए तालियां, गारंटी में बता रहा हूं, आपको तालियां मिलेगी। कम से कम जो समझदार लीडर्स है ना आपके, आपकी पीठ थपथपा गई, अरे वाह आज तो तुमको हमने 3 मिनट दिए थे, तुमने 2.5 मिनट में समाप्त किया। ये वाली बात ज्यादा ना, अजय यार अभी तो 2.5 हुए, तो मुझे तो 30 सेकंड और बोलना है, और फिर बोलना शुरू किए तो 2.5 मिनट बोल दिए, तो 5 मिनट हो गया, बाद में फिर सॉरी बोले। उससे बेहतर है कि समय को ध्यान में रख के, प्रोटोकॉल को ध्यान में रख के, मौके को ध्यान में रख के, विषय को ध्यान में रख के उतना ही बोले जितना बोलना जरूरी है। माइक के बारे में मैंने कुछ आपको बातें बताई, आप सभी लोगों को मौका मिलता है माइक पे बात करने का। प्लीज कीप इन माइंड, माइक से दोस्ती कीजिए, माइक आपका दोस्त है, लेकिन उसको दुश्मन बनाना बहुत आसान है। वो मशीन है, उसको खुद का दिमाग नहीं है, उसको मैनेज करने वाला दूसरा साउंड मैनेजर है। साउंड मैनेजर की ओर इशारा करके उसको बता दीजिए कुछ कम ज्यादा करना हो तो, वरना माइक के साथ में कुछ प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा डिस्टेंस 4-6 इंच का रखकर बात करेंगे आप, ज्यादा अच्छा होगा। माइक की तरफ आपके मुंह के जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, अगर वो माइक के लेवल से, अगर वो ऊंचा है तो नीचे करना जरूरी है। उसको बुलाइए स्टैंड वाले को, स्वयं करने की कोशिश प्लीज मत कीजिए। अक्सर जब हम करते हैं तभी माइक गड़बड़ कर देते हैं, दूसरे सब लोग अच्छे से करते हैं। जब हम करने जाते हैं ना तो या तो गिर जाएगा, या तो साइड में हो जाएगा, या तो सीटी मार देगा, ओ क्या नहीं कर देगा, गड़बड़ कर देगा। काहे करें, हमारा काम थोड़ी है। हम उधर वो माइक एडजस्ट करने के लिए थोड़ी बुलाया गया हमको।
बोलिए किसी को, वहां व्यक्ति होगा जो करेगा। प्लीज एडजस्ट, डू नॉट स्पीक टिल द माइक इज एडजस्टेड। अब माइक है ऊंचा और आप है नीचे, फिर ऐसा ऊपर मुंह करके बोलना ठीक नहीं लगेगा। अब माइक है बहुत नीचे, आप हो गए ऊंचे, तो फिर अपने पाँव से नीचे जाके फिर वहां बोलेंगे, मजा नहीं आएगा। प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, 1-2-3 सेकंड जाने दीजिए माइक एडजस्ट करने के बाद में। फिर उसके बाद में माइक से अपने हाथों को एसेट है, ये एसेट है, मतलब आपके लिए सशक्त ये एक चीज है, इसका इस्तेमाल सही कीजिए। आपके गेस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स को, ये हाथों से आपके भाषण को मदद मिलनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, इसको तकलीफ मत समझिए, है ना। लेकिन हाथों का इस्तेमाल लिमिटेड कीजिए। कभी भी भाषण करते वक्त उस समय फिर इधर ऐसे करना या फिर इधर ऐसे करना या फिर इधर ऐसे करना, ये ठीक। अब गलती से भाषण करते वक्त छींक आ गया आपको, अब कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में थोड़ी होता है। नो प्रॉब्लम, इट्स नॉर्मल, नेचुरल, इंसान है आप, है ना। इसलिए कुछ नहीं, आप अपने आप को थोड़ा माइक से दूर कीजिए प्लीज। माइक पे छींक करना तो ठीक नहीं होगा, बड़ी सी आवाज सब तरफ जाएगी, जिसका ध्यान नहीं उसका भी ध्यान जाएगा। थोड़ा साइड में हो जाइए, नाक को, मुंह को चेहरे से बिल्कुल दूर कर दीजिए, हाथ थोड़ा सामने रख लीजिए। अगर रुमाल हाथ में है, जनरली होता है, तो थोड़ा सा वहां पकड़ लीजिए, उधर छींक कीजिए। और वो, अच्छा, छींकों की बहुत कमाल होती है, एक तो बता कर नहीं आती, दूसरा एक के बाद दूसरी की बात ही पता नहीं चलता। नोबडी नोस, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। अब वो कोई किसी के कंट्रोल में थोड़ी है, तो कोई बात नहीं, इट्स परफेक्टली ओके, नो प्रॉब्लम। 1-2-3 साइड में कर लीजिए, फिर थोड़ा सा एक घुट पानी पी के आप एक्सक्यूज मी बोलकर, सॉरी बोलकर, आप एकदम नॉर्मल तरीके से शुरू कीजिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक बात बताइए, आपको अगर 100 लोग सुन रहे और उसमें से 4 ने छींके मारी, तो आपके भाषण पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। और अगर आपने 4 छींके मार दी, तो उन 100 लोगों को क्या फर्क होना चाहिए? कुछ नहीं। डू नॉट थिंक एनीथिंग लाइक दैट। जब कभी ऐसी कोई डर, घबराहट, कॉन्शियसनेस हो जाए ना, मेरा तो सिंपल फॉर्मूला है, मैं किसी की तरफ देखता ही नहीं, वो क्या रिएक्शन दे रहा क्या मालूम। अब जब आप स्टेज पे बैठेंगे और आपका स्टेज होगा अखिल भारतीय, अभी शंखनाद होने वाला है 2 महीने बाद, उस समय स्टेज में अगर आप ऐसे देखेंगे कौन बैठा है, तो उधर आपको देखेंगे आशा जी बैठी है, मंजू जी बैठी है ना, मंगल जी बैठी है। तो फिर आप देखा और आपको छींक आई और उसमें से किसी को अच्छा नहीं लगा और उसने ऐसा प्रश्नात्मक चिन्ह से देख लिया और आप डर जाएंगे, है ना। मेरा सिंपल फॉर्मूला, अगर ऐसा कुछ ऑकवर्ड हो गया, मैं किसी की तरफ देखता नहीं, क्योंकि माइक पे मैं हूं, आई एम द बॉस। अभी कोई नहीं बोल सकता, अभी मैं बोल, आई एम ऑन द फोरम। 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, मैं मालिक हूं इस सभागृह का, मैं बोल रहा हूं। तो मैं अपने आप की बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं बोल रहा हूँ, वो मैं अहंकार का नहीं है, वो मैं यानी वो पद है, वो समाज संगठन को प्रतिनिधित्व करने वाला वो अस्तित्व है वहां, वो वाला मैं वहां पे है, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मैं करूंगा तो दूसरे करेंगे। मैं खुद का रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने आप दूसरे लोग भी जनरली रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर 1-2 ने नहीं किया तो आई डू नॉट माइंड, इट्स ओके। 100 ने किया, 2 ने नहीं किया, चलेगा। इसलिए ऐसी कुछ गलती हो जाए छोटी मोटी, ज्यादा घबराइए मत, ज्यादा परेशान मत होइए। कभी हो सकता है पानी का ग्लास पोडियम पे रखा हो, गिर गया, पानी गिर गया सब तरफ, हो सकता है आपके कपड़ों पे भी गिर सकता है, हो सकता है। सो व्हाट, स्पीच बीच में से छोड़ के चले जाएंगे क्या? ना बाबा ना, गलती से तो मौका मिलता है, छोड़ने का नहीं। इट्स ओके, उसको संभाल के वहां से आगे बढ़ना, ये आप ध्यान रखिए। एट द एंड प्लीज से थैंक यू, बिग थैंक यू, शो योर ग्रेटफुलनेस। क्या आपने मुझे सुना, आपने मुझे मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई हैव लर्न अ लॉट। से थैंक यू, और वो धन्यवाद शुक्रिया बोलकर, अच्छा, अच्छी आवाज में। कई बार क्या होते हैं 99% स्पीच अच्छे आवाज में होती है, और आखिरी में जाते वक्त वो बस वो वहां का कागज उठाया, वहां की पर्स उठाई, वहां का रुमाल उठाया, वहां का मोबाइल उठाया, आपने मुझे बुलाया, अच्छा लगा, आपने याद किया, धन्यवाद, बहुत अच्छा है, मुझे सीखने को मिला, थैंक यू, चले गए। अरे भाई रुकिए, उसके लिए 1 सेकंड बाद में लेना, ये सामान इकट्ठा करने के लिए। आपका थैंक यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जितना शुरू का था ना, शुरू में जब आपने कहा, स्वागत कहा, सुस्वागतम कहा, थैंक यू कहा, आपने जो भी कहा होगा शुरुआत करते वक्त,
उतना ही महत्वपूर्ण है आपका आखिरी का धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छी स्पष्ट आवाज में बोलिए। हर शब्द का मैंने कहा ना, एक उसका व्यक्तित्व होता है, उसके व्यक्तित्व को खोलिए। धन्यवाद में धन्यवाद का फीलिंग पहुंचना चाहिए। शुक्रिया बोलेंगे तो सामने वाले को सच में लगना चाहिए, अरे यार इसके दिल की बात है ना। उनकी तरफ देखकर, उनकी आंखों में देखकर स्पष्ट रूप से अच्छे से उनको कहें, स्माइल करें और धीमे से वहां के निकल के आप जाए। धीमे से आए और धीमे से जाए। जल्दी से दौड़ के आने की कोशिश ना करें। कभी भी वो स्टेज की सीढ़ियां जो 2-3 होती है ना, दौड़ के तेजी से चढ़ने की कोशिश ना करें। कभी भी तेजी से उतरने की कोशिश ना करें। हौले से, धीमे से, प्रोग्राम अपने हिसाब से बराबर चलेगा। लेकिन अगर वहां गलती हो गई, वहां फिसल गया आप गलती से, हाथ का सामान गिर गया, तो उधर ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन हो सकता है। इसलिए अक्सर ये देखा जाता है कि कोई ऑडियंस में बैठा है और उसको बुलाया जा रहा है, तो जल्दी आने के लिए वो दौड़ कर आएगा। अब ये दौड़ के आने से चंद सेकंड के लिए क्या होगा, सांस खुल जाएगी। और वो फूली हुई सांस फूलती है 10 सेकंड में, फिर से ठीक होने में 2 मिनट लगता है। उतना 2 मिनट आपके पास होता नहीं है। प्लीज मैनेज योर ब्रीदिंग। इसके लिए ना योगा कीजिए और बढ़िया डीप ब्रीदिंग रोज प्रैक्टिस कीजिए। शानदार डीप ब्रीदिंग आपको करते आना चाहिए। सो नाउ दिस इज टाइम फॉर मी टू क्लोज टुडे। आई एंजॉयड द होल प्रेजेंटेशन। पूरा रिफ्रेश हो गया। मालूम क्या, मैं भी अब जब अगला भाषण करूंगा ना, ये सब चीजें चेकलिस्ट में बना के देखूंगा, राजू भैया आपने किया कि नहीं, दूसरों को सुना के आ गए, पहले खुद चेक करो। तो मैं भी ये पूरा चेक करूंगा। आपने मुझे मौका दिया। मंजू जी, महिला संगठन के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण के क्षेत्र में जब आप चाहें, मैं स्वयं की इच्छा से, बल्कि मेरी जरूरत से, ये मेरी जरूरत है कि मैं इसमें काम करूं, क्योंकि ये मेरा शौक है और अभी इसमें पद पर हूं, तो मेरा कर्तव्य है। तो आप मुझे मौका दें तो मैं निश्चित रूप से इस पे और भी आज तो बहुत विशेष मौका था। पूरे हिंदुस्तान के प्रदेश पदाधिकारी, और भाई अगर कोई छोटा सा गांव भी होगा, वहां के साधारण कार्यकर्ता होंगे, मैं तैयार रहूंगा आने के लिए। आप कृपया मुझे मौका दें। थैंक यू सो मच। भारती जी, आप इतना ध्यान से जो सुन रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बस वो यानी कितना इंटरेस्टिंग विषय चल रहा है। तो आप तो स्वयं एक अच्छी नेतृत्व कला और भाषण कला में निपुण है। तो आप सब लोगों को देखो, वीडियो चालू रखने का फायदा होता है। लेकिन नम्रता जी, संख्या तो बहुत है 233, लेकिन वीडियो सिर्फ 33 चालू है, मालूम आपको। चेक किया, मैंने भी चेक किया। anyway, I enjoyed the whole show and I'm open for the question and answer also. Thank you so much. बहुत ही सुंदर, सरल, समयोचित, सारगर्भित मार्गदर्शन मिला भाई साहब। और जो आपने हमें आश्वासन दिया कि जब भी हमें आवश्यकता होगी आप अवश्य पधारेंगे, तो मैं समझती हूँ कि हमारे महिला संगठन के लिए एक बहुत सुंदर शुरुआत है। जो हमने इस बार सोचा था कि हम रूट लेवल तक की बहनों को उनमें नेतृत्व का विकास करें, भाषण जैसी जो कला है, और वास्तव में ये एक ऐसी कला है जिससे हम किसी भी दूसरे का मन बांध पाते हैं। अगर ये कला हमारे अंदर है तो निश्चय ही हमारा प्रभाव कुछ अलग ही होगा। और यही सोचकर हमने इस तरह के कार्यक्रमों को वरीयता दी और हमारे व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति इसको बहुत अच्छे से संयोजित कर रही है। तो मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारी व्यक्तित्व कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की प्रत्येक बहन को बहुत बधाई देती हूँ। और जितनी भी बहनें हैं, भले ही उन्होंने वीडियो किया, पर मैं समझती हूँ उन्हें कुछ सीखने को अवश्य मिला। और में टेक्नोलॉजी कमाल है और हम सब के लिए एक वरदान भी है कि अपने घर में रहते हुए हम आज इतना कुछ सीख पाए हैं जो शायद जल्दी कभी नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत सी बातें समझी कि हम कैसे आपके सामने बोलेंगे, बहुत सीखने मिला। भाई चांडक भाई, आपसे हमारा एक प्रश्न है,
बहुत बार हम महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते बहुत बार बोलने का मौका आता है, तो वो दोहे का यूज कैसे करें और कब करें, कितना करना चाहिए, इस पे भी आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि कई लोग वो शेरो शायरी, कविता, दोहे इनका इस्तेमाल करते हैं और कई बार बहुत अच्छा प्रभाव ही करते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ऐसा है अनुसुईया जी कि जब जब आपको सच में कोई दोहा बहुत पसंद हो और सच में उसका जो मीनिंग है वो आप उनसे बहुत प्रभावी हो, तो ही आप उसका इस्तेमाल करें, नंबर 1, वरना ना करें। नंबर 2, छोटे से कोई बात हो तो उसका इस्तेमाल करें। लंबी सी कविता, लंबी सी शेरो शायरी का इस्तेमाल कभी नहीं करें, क्योंकि वो उसका मीनिंग वो मौके पे आता नहीं और आपको समय जो दिया गया है उससे ज्यादा समय वो लेता है, इसलिए कम समय आप उसका करें। नंबर 3, बहुत ही ज्यादा प्रभावी अगर आपने बोल दिया ना वो दोहा, तो आपका भाषण कोई सुनेगा नहीं, वो दोहे या वो शेरो शायरी वही रिपीट करता रहेगा, तो आपका भाषण को किसी को याद नहीं आएगा और समाप्त होने के बाद में आपके आगे बोलेंगे इतनी अच्छी कविता बोली आपने। अब कविता के लिए थोड़ी था भाषण किस लिए था, है ना? तो वो विषय छूट जाएगा, इसलिए ना बोले। तो चौथा, एक और, आपको पता हो किसने लिखा है और उसका मीनिंग क्या है तो ही बोले, क्योंकि लोग आपको पूछेंगे बाद में। उस समय अगर आपको पता नहीं हुआ और कोई लोग अगर, हाँ मैंने भी पढ़ी है ये वाली किताब, अब अगर वो किताब में वो था कि नहीं था आपको पता नहीं है, तो फिर आप बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, अब हाँ में दूसरा बाजू में जो खड़ा होगा बोलेगा काहे का हाँ, उसका है ही नहीं, ये तो इसका है, तो आपका इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। सही बोले। इसलिए पहले आप जांच परख ले, बोलने के लिए ना बोले, वो आपकी बात को बढ़ावा देता हो तो ही इस्तेमाल करें। थैंक यू भाई। हाँ जी। कुंतल जी। उषा जी आप तो यही पूछ लेना यार, अभी आप क्या वो जूम फोरम पे पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज जो दिया है उसके लिए। और एक क्वेश्चन है कि कई बार कोई ऐसा टॉपिक सामने आ जाता है कि जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, तो उसको कैसे डील करें? हाँ, वंस अगेन वेरी गुड क्वेश्चन कुंतल जी। ऐसा होता है, हो ही सकता है, बिकॉज दुनिया में ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसको सब कुछ पता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बात यह है कि अगर हमको पता नहीं है तो फिर भी अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो इंप्रेशन अच्छा होने के बजाय कमजोर हो सकता है ना? गड़बड़ गलती हो सकती है। सामने वाले को इज्जत दे, रिस्पेक्ट करे, समझ ले कि वो ज्ञानी है, जानकार है। कभी भी ये नहीं समझना कि वो ऑडियंस जो है वो उसको पता नहीं है या मूर्ख है या हम चला लेंगे काम, ना करें, ऐसा ना करें। आपको पता नहीं है तो निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं कि ये वाले विषय पे मैं अभी बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए विषय बदलकर मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। आप विषय बदल दे, लेकिन कभी भी उस विषय पे बात ना करें जो विषय के बारे में हमको कोई जानकारी ना हो। नंबर 2, आप सवाल पूछकर जानकारी क्लियर कर सकते हैं कि मैं ये समझ रही थी, आप भी यही समझ रहे हैं ना? इससे क्या होता है, अगर वो अलग समझ रहा है या उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है या उसका सवाल अलग है, तो वो आपको अच्छे से समझा के बताएगा। समझा के बता लिया, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप उसको कैच कर लेंगे कि अच्छा ये विषय है, ये बोलना है, और फिर आप बोल दें। देखिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भाषण सुनिए, तो भाषण कम करते थे, बहुत ज्यादा बढ़ा लेते थे, धीमे धीमे सोच सोच कर। वे इतना इतना सोचकर बोलते थे कि उनके शब्द पूरी दुनिया में आज भी फेमस है। वो कभी गलत बोले ही नहीं, हमेशा सही बोले। तो सही बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभावी बोलना महत्वपूर्ण है। ये तभी संभव है जब आपका विषय की जानकारी हो, आत्मविश्वास पूरा हो। ठीक है ना कुंतल जी? सर अगर उस चीज में टाइम लिमिट हो तो? हाँ, तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं। कई बार हम लोग जज के रूप में जब जाते हैं ना और सवाल पूछने का मौका होता है, ऐसे सवाल पूछते हैं, हम देखते हैं सामने वाला कितना ईमानदार है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा कि मुझे पता नहीं है बोलने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास चाहिए, है ना? सिर्फ समझदार, पढ़ा लिखा, ज्ञानी इंसान बोलेगा कि मुझे इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है। और यही हम सुनना चाह रहे थे। आपने वो
आपको जानकारी थी नहीं, हमारे समझ में तो आ ही जाएगा बाद में भी, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया तो हम बोलेंगे सीखने दो, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी अभी रहने दो। समझ है ना आप? बिल्कुल हाँ। स्पष्ट रूप से आप बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। मंजू जी हरकुट प्लीज पूछिए अपना प्रश्न। जी धन्यवाद नम्रता जी। पहले तो राजेश भाई आपको बहुत बहुत थैंक्स इतना सुंदर सेशन लेने के लिए। मैं बस एक ही चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, वो दोहा और शायरी को लेके जो अभी आपने बताया कि कम, लेकिन मेरी जो मैं भाषण देती हूँ या जब भी मुझे स्पीच देने का मौका मिलता है तो मैं खुद अपनी लाइंस लिखती हूँ, मोटिवेशनल लाइन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिससे मुझे बोलना होता है। तो क्या वो मैं बोल सकती हूँ या नहीं? Why not? Why not? क्यों नहीं बोल सकते? कितनी खुशी की बात है कि आप लिख सकती हैं, आपके पास ऐसे विचार हैं और जो विषय है उसको लेकर आप लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात। जी मंजू जी, विषय कहाँ पे आता है कि अगर मैं जो विषय बोल रहा हूँ उससे लोग जुड़े हुए हैं, है ना, उससे जी लोग जुड़े हुए हैं, लोगों को ऑलरेडी जानकारी है और वो मैं वहां पे बोल रहा हूँ तो लोग तुरंत उससे कनेक्ट हो जाएंगे। जी अगर मैं नया बोल रहा हूँ, लोगों ने सुना नहीं है, तो लोगों को अपना पूरा ध्यान वहां पहले लाना पड़ेगा, क्या बोल रही है, इसका मीनिंग क्या है, मुझे समझ में आया क्या, फिर वो अप्रिशिएट कर पाएंगे। कई बार ये आसान नहीं होता है। जब मुझे मौका मिलता है, नंबर 1, मैं ज्यादा दोहे, कविताएं, शेरो शायरी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, नंबर 1। नंबर, ये अपना अपना चॉइस है, अपना अपना स्टाइल है, आपको अगर पसंद है आप कीजिए, नहीं पसंद है मत कीजिए। मुझे पसंद है फिर भी मैं नहीं करता हूँ, उसके बारे में अभी विषय नहीं है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है। लेकिन जब मैं करता हूँ तो फिर उसको पूरे पूरे उसको शिद्दत के साथ करता हूँ, तो जिससे वो लोग भी मुझसे जुड़ जाए, उसके अंदर आ जाए और फिर उससे बात हम करेंगे, है ना। अभी जैसे नम्रता जी ने एक भेजी थी मुझे पत्रिका, मैंने पढ़ा, वो कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो वो लिखा हुआ है। अब ये हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को पता है, ये अगर बोलेंगे ना तो वो तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ। लेकिन जो उनको पता ही नहीं वो बोलने की कोशिश करेंगे और फिर भी मुझसे जुड़ो बोलेंगे, तो जब आपका भाषण शुरू होगा ना, उसके पहले 5 मिनट तक वो लोग वही सोचते रहेंगे शुरू में क्या बोला यार, उसका मीनिंग क्या था, और अगले 5 मिनट के भाषण से कट जाएंगे। तो आप ये विचार में रखकर आप बिल्कुल बोलिए, और आपका जो स्टाइल है उस स्टाइल के साथ में हिसाब से आप उसको मास्टर कीजिए, नो प्रॉब्लम। विश यू ऑल द क्योंकि बेस्ट। मैंने जो अनुभव किया है बहुत सारी जगह पे ये किया है कि मेरे भाषण शुरू होने से पहले लोग वो 4 लाइन एक्सपेक्ट करते हैं कि नया क्या लिखा है, इसलिए हाँ, मैंने पूछा आपसे। तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए, 4 लाइन बोलते हैं तो कोशिश कीजिए वैरायटी की, कभी 2 बोलिए, कभी 3 बोल दीजिए, जी कभी ऐसे 5 बोल दीजिए, जी 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 फिर आप कीजिए, फिर अब चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने नहीं बोली तो आपका विषय वो लोग ध्यान से सुनेंगे नहीं, और जैसे समाप्त करेगी बोलेंगे वो 4 लाइना कहाँ, तो फिर क्या होगा, आपने जो बाकी जी। बोला वो, इसलिए बिल्कुल आप कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू। शांति दीदी प्लीज अपना क्वेश्चन बोलिए। सर जय श्री कृष्ण। आपने एक्स टेम्पो के बारे में बोला है कि 2 लाइन में बनते कोशिश कवर कर लेना चाहिए, तो अपने को उस पॉइंट को कवर करने के लिए अपने को क्या चीज एक्सप्रेस कर देना चाहिए कि वो पूरी सारगर्भित हो जाए बात? हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए ना, ये जो मैंने कहा ना 2 सेंटेंस, मेरा कहने का मतलब ये था कि जितना समय कम होता है ना, तो जितना समय है उसमें बोलिए। अगर आपको इतना समय दिया गया है कि 2 महत्वपूर्ण मुद्दे आप अगर 6-8 लाइन में बोल सकते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अब ये दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है कि भाई वो क्या बोलूं और क्या छोड़ दूं, है ना। तो आपको पता होगा शांति जी, तो कई बार ये ट्रेनिंग के अंदर हम, या हमारी नम्रता जी के नाम के सामने भी ट्रेनर लिखा है, तो ये भी ट्रेनिंग कंडक्ट करती होंगी। हम नम्रता जी ट्रेनिंग में कई बार एक एग्जांपल देते हैं ना, अपने सभी रिश्तेदारों का और दोस्तों का नाम लिख लीजिए, और उसने लिख दिए 50 नाम। अब इसमें से सबसे महत्वपूर्ण 40 रहने दीजिए, 10 को निकाल दीजिए, तो वो 10 को निकालते हैं। फिर अब जो है, अब महत्वपूर्ण 30 को रहने दीजिए, फिर 10 को निकाल दीजिए, करते करते वो 5 तक आ जाते हैं, है ना। तो ये उन्हीं को समझ में आ रहा है कि मैंने 50 लिखे थे, उसमें से मैं ये निकाल सकती हूँ, ये निकाल सकती हूँ, ये निकाल सकती हूँ। तो शांति जी वैसे ही वो भी एक्सटेम्पोर के मुद्दे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी को बोलिए,
जो इधर उधर से समझाने वाले हैं, एक्स्ट्रा है, उसको बिल्कुल कम कर दीजिए, तो बहुत प्रभावी रहेगा आपका एक्सटेम्पो। थैंक्स सर। ओके जी। उषा आंटी प्लीज आप पूछिए अब। राजेश जी बहुत ही सुंदर रहा और हर बार जब भी सुना तो कुछ नया सीखने को मिला। लेकिन राजेश जी मैं सिर्फ आपसे वो 4 लाइनें फिर से सुनना चाहूंगी कि 4 मिले 32 किले वाली। प्लीज ये 4 लाइनें हम सब लोगों के लिए आप एक बार बोल दीजिए। अमरावती में बहुत साल पहले उषा जी ने युक्ति संस्कार शिविर आयोजित किया था और वहां पे बहुत ज्ञानी लोग आए थे। हरिद्वार से भी पंडित जी आए थे और उन लोगों ने बहुत अच्छा वहां किया था। मुझे भी मौका मिला था और मैंने भी वहां पे बात की थी और उसमें मैंने भारतीय संस्कृति में युवाओं के दिल में ये बात होनी चाहिए कि हम संस्कृति को किस तरीके से समझे। तो तब मैंने कहा था, वो आपको आज भी याद है, मुझे अच्छा लगा और निश्चित रूप से मैं उसको फिर से बोलने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं तो हम किस प्रकार मिले। मैंने थोड़ा सा अपने भाषण में आज कहा जी की आंखों में आके देखकर कीजिए, वही वाली बात है ये। तो 4 मिले मतलब 2 आंखें मेरी और 2 आंखें आपकी। जब भी मैं किसी से मिल रहा हूं तो उसके आंखों में देखकर हम बात करें, तो 4 मिले। अब जब हम किसी से मिल रहे हैं और आंखों में आंखें देखें तो नेचुरली हम स्माइल करते हैं। स्माइल करते हैं तो मैं स्माइल करूंगा तो सामने वाला भी स्माइल करेगा। स्माइल इज सो इम्पोर्टेंट। जब मैं स्माइल करता हूं तो मेरे 32 दांत खिलते हैं और वो स्माइल करेंगे तो उनके 32 दांत खिलेंगे। 4 मिले 64 खिले। अपने आप जो हाथ हैं वो प्रणाम की मुद्रा में आ जाएंगे। तो 20 करे प्रणाम, 10 उंगलियां मेरी 10 उंगलियां। 4 मिले 64 खिले, 20 करे प्रणाम, अधरों से अमृत रस झरे। जब आप अच्छी बात करेंगे किसी के बाद में, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपके बारे में बहुत सुना था, मैं आपको मिलना ही चाह रहा था, ये जब अच्छी बात आप किसी से करते हैं, अधरों से मधुर झरे, यह रीति सम्मान। 4 मिले 64 खिले, 20 करे प्रणाम, अधरों से मधुर झरे, यह रीति सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। जो मैं ना घबरा गया था कि आप कौन सा गुगली वाला सवाल पूछ रहे, तो सबके सामने, तो आपको तो सब पता है मेरे बारे में, तो लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी सी बात कहने का मौका दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। अनीता जी आप प्लीज पूछिए। जय श्री कृष्णा। दीदी आवाज आ रही है? आ रही। भैया आज बहुत अच्छे तरीके से आपने व्यक्तित्व विकास के बारे में हमको समझाया है। जो एक कॉन्फिडेंस हम लोगों में आज जो आया है सुनने के बाद में कि वाकई में हम कहाँ गलत थे और किस जगह हम अपनी गलती को हमने पकड़ा आज, कि आपके समझाने का तरीके से हमको बराबर समझ में आया है। थोड़ी समस्या थी भैया कि जब हम कोई भाषण देते हैं तो वो भाषण देने में मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं अपने मन के उद्गार या जो टॉपिक मिला है उसमें मैं ज्यादा अपना बोलने का प्रयास करूं, तो मैं किस हद तक सही हूँ और कहाँ गलत हूँ भैया, कि मुझे हमेशा एक जुनून रहता है कि मैं अपने मन की बात ज्यादा रखने की कोशिश करूं। तो ये बताइए भैया कि मैं कहाँ गलत हूँ और किस हद तक गलत। गलत क्यों है, गलत क्यों है आप? बिल्कुल बिल्कुल सही है अनीता जी। और अपने दिल की बात कहना तो ये सभी के दिल में होता है कि मैं अपने दिल की बात वहां पर कहने का मौका मिला तो मैंने कहना चाहिए। गलत कुछ नहीं है, मौके के हिसाब से जब भी मौका मिलता है तो बिल्कुल बोलना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है अनीता जी, कि वो जो जिसको आप कह रहे हैं वो आपके दिल की बात सुनने को आए हैं या उनका कुछ और उद्देश्य है। अगर उनका उद्देश्य ये है कि अनीता जी कैसी बोलती हैं इसका हम एग्जामिनेशन करें, या अनीता जी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी है तो हम इनको लीडरशिप पोजीशन दे कि ना दे ये हम सोचे। अब ये अगर उनके दिल में विचार चल रहे हैं तो आप जिस जिस शिद्दत के साथ में अपने दिल की बात कह रही है वो वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे ये बात हो सकती है। जहां पर आपके दिल की बात सुनने में किसको इंटरेस्ट है बिल्कुल शेयर कीजिए ईमानदारी से। लेकिन अदरवाइज ये हमेशा ध्यान दीजिए कि लोग क्या सुनने के लिए आए हैं, उनको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या विषय क्या है, बैकग्राउंड क्या है, मैंने क्या बोलना अपेक्षित है, वो वाली बात वहां पर रखने की कोशिश करें।
भैया मुझे टॉपिक जैसे दिया और मैं उस टॉपिक पे अपना खुद का बोलने का कोशिश पूरा करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी बात को ज्यादा रखने की कोशिश करूँ। हाँ, ये रहता है, टॉपिक को ही पकड़ती हूँ। ये ठीक है जो अनिता जी। सिर्फ आप ये करें, सिर्फ आप ये कोशिश करें कि जब भी आप बोले तो सुनने वाले को लगे कि इसने कुछ नया और मीनिंगफुल बोला है। आप देखिए, मैं और उषा जी पिछले 30 वर्षों से साथ में काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कई बार अलग अलग फोरम पे सुना हुआ है। उसके बाद भी आज वो बोली कि ऐसा लगा कि एकदम नए तरीके से आपने बात रखी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्क आप समझ रही है। मैंने आपको क्या कहा, रोज सीखना है, रोज आगे बढ़ना है, रोज नॉलेज को बढ़ाना है ना। तो ये अगर आप करती रही और सामने वाले को लगा कि अरे वाह ये तो आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा, तो फिर आप ठीक है। जी भैया, थैंक यू। नम्रता जी, मेरा फोन नंबर किसी ने पूछा मुझे। साधना जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी? आवाज पूरी जा रही है नहीं जा रही? अब आ रही है। अब आ रही है, हाँ। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरा फोन नंबर शेयर कर रहा हूँ, किसी ने पूछा है। ये रिक्वेस्ट है कि आई एम नॉट सो गुड ऑन रिसीविंग द कॉल्स, आई एम गुड एट मैसेजेस। आप मुझे मैसेज करके छोड़ दीजिए, मैं उसका जवाब आपको निश्चित रूप से आपको दूंगा, है ना। प्लीज डोंट माइंड इफ आई डोंट रिसीव द कॉल। हाँ जी साधना जी। या भाग्यश्री जी, ये साधना जी बियानी कुछ बात करना चाह रही थी। इनको फिर से unmute किया करिए। था उनको, मैंने 2 बार रिक्वेस्ट डाली मैंने उन्हें। जय श्रीमन नारायण। बोलिए। साधना जी को वीडियो ऑन कीजिए ना उनका। बोलिए साधना जी। जय श्रीमन लास्ट नारायण। क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये मेरा भाई साहब आपसे यह क्वेश्चन था कि कई बार हमको हमारे मुताबिक सब्जेक्ट मिल जाता है बोलने के लिए, तो उस समय हमें समय का ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि फ्लो में हम लोग बोलते जाते हैं। उस समय हमें उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? सही बात आपने कही। ये अक्सर होता है, कईयों के साथ में होता है, हमेशा होता है। देखिए, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मंजू जी का जो भाषण हुआ ना, उसमें उन्होंने कहा कि वक्तृत्व एक कला है और कला के हिसाब से रहना चाहिए। मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि कला के बाद में ये एक विज्ञान है, और विज्ञान हमेशा मैथमेटिक्स पे फॉर्मूला में चलता है। उसके हिसाब एकदम स्पष्ट और क्लियर होते हैं। वहां 1 + 1 2 होता है। इसलिए अगर हम हमारी कला दिए हुए समय में नहीं रख पाएंगे तो कला का सही सदुपयोग नहीं होगा। We must learn to respect time। और कम समय में अपनी बात रखने की चीज भी एक कला है। इसको सीखने की कोशिश आप और हम करें। ये प्रैक्टिस से होगा, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बार बार करें, अकेले में करें। हमेशा ये ना देखे कोई 25 लोग सुने तो मैं बोलूंगी। अकेले में खुद को भी सुनाए, आईने के सामने सुनाए, मित्रों के साथ कोशिश करे, पदाधिकारियों के साथ कोशिश करे, कार्यशालाएं रखे, वहां पे प्रैक्टिस करे, बार बार करें, तो फिर आप ये धीरे धीरे सीख पाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। ओके जी। मंजू दीदी, क्या अब हम क्लोज करें हमारा सेशन यहीं पर? आपका म्यूट है शायद। हाँ, थैंक यू नम्रता जी। बिल्कुल, हमको समय का ध्यान में रखते हुए भाई साहब ने इतनी प्रशंसा की है, और हमारे महिला संगठन ने हमेशा जूम पर जब भी कार्यक्रम किए हैं समय का हमेशा ध्यान रखा है। तो मेरी समस्या अब इसको हम यहाँ पे बिल्कुल समाप्ति हो रही है, और धन्यवाद प्रेषित करें भाई साहब का, इतना अच्छा उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। बिल्कुल। तो मैं सबसे शुक्रिया जी। नम्रता जी, मंगल जी के 2 शब्द सुने बगैर है ना, मुझे लगेगा नहीं कि प्रोग्राम समाप्त हुआ। मंगल आंटी को मैंने बोला था स्टार्टिंग आप ही करें। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव आप ही कर दें पूरा आज। नहीं, हमने मधु जी को दिया है वो काम, कोई बात नहीं, वो है नहीं शायद साथ में, वो निकल गई है मीटिंग में से।
तो आप बोल दीजिए प्लीज। जी जी, धन्यवाद नम्रता। और राजेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने व्यस्त समय में भी आपने बार बार मुझे याद किया आज, क्योंकि हमारे संबंध कई सालों से जुड़े हुए हैं और बहुत बार मैंने आपका सुना है और इतनी आपके हर चीज से मैं प्रभावशाली हूँ कि जब भी हमारे पास में जब ग्रूमिंग सेशन लेना है तो नाम पहले मेरे सामने आपका ही आया था कि नहीं, हम राजेश जी को ही बुलाएंगे। और उनका सुनने के बाद हमें आज मैं देख रही थी कि इतनी यहाँ उपस्थिति थी और मैंने कल 2 दिन पहले भी मैंने जब आपसे बात की थी तब मुझे इतनी हमारी बहनें आज यहाँ जुड़ पाएगी या जुड़ेगी ये मुझे नहीं था कि सब इतने जुड़ जाएंगे। लेकिन शायद हो सकता है कि आपके नाम का भी ये कमाल हो सकता है भैया कि आपका नाम सुन के भी आज हमारे बहुत बहनें यहाँ जुड़ गई हैं। तो वो भी एक नाम में भी जादू होता है भैया, वो भी आज बात यहाँ क्लियर होती है कि नाम से भी हम कर सकते हैं। तो ये आपके वक्तृत्व कला की एक महानता है, मैं तो कहती हूँ। और बहुत अच्छा आज का सेशन हम सबको लगा है। मैंने तो कई बार सुना, लेकिन जब भी मैं आपको सुनती हूँ तब मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। और आप जो मैंने परसों भी कहा था कि ये लाइफ तो पूरा लर्निंग प्रोसेस है और पल पल हम सीखते रहते हैं, वैसे ही आज हमारी सब बहनें यहाँ बहुत कुछ सीख के जा रही है और उसका फायदा उन्हें अवश्य मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही। क्योंकि जो लेना चाहता है वो बहुत कुछ लेता है और जो नहीं लेना चाहता है वो कुछ भी नहीं ले सकता है, ये बात भी बिल्कुल क्लियर होती है। लेकिन जितनी भी यहाँ बैठी है बहनें वो सब आज बहुत कुछ लेके जा रही है, ये पक्का है। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका नम्रता जी, बहुत अच्छा सेशन अपना रहा है आज का ये समिति का। मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद